हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप आपका रिवीजन सही चल रहा होगा एंड आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर भी देख लिया होगा। सी इन्वायरमेंट में अगेन थोड़ा बहुत रटिफिकेशन है, बट यहाँ पे बहुत कम इनपुट देके बहुत अच्छा खासा आउटपुट देखने को मिलेगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो एक एक चीज़ को हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? सी किसी भी एरिया में कितने टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उन सबको ही हम बोलते हैं बेसिकली बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली फ्लोरा एंड फाउना बोलते हैं ना इसको, फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फाउना मतलब एनिमल्स, राइट। तो कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स एक जगह पे मिल रहा है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। मान के चलो कोई एक एरिया है, जैसे कोई ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, वहाँ पे ब्राज़ील वाला जो एरिया है, अमेजोन के जंगल जहाँ पर है, वहाँ पे लेट्स इमेजिन देयर आर 100 स्पीशीज ऑफ ट्रीज एंड देयर आर 200 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। दूसरा हम कंपेयर करते हैं इसको डेजर्ट से। कोई डेजर्ट, चलो हम सहारा डेजर्ट लेते हैं। सहारा डेजर्ट से अगर हम कंपेयर करें, मान के चलो वहाँ पे 5 स्पीशीज ऑफ कैक्टस है एंड 10 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है। तो बताओ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा कहाँ की हुई? डेफिनेटली यहाँ की ज़्यादा हुई, राइट। अमेजोन की ज़्यादा हो गई क्योंकि यहाँ पे स्पीशीज ऑफ ट्रीज एंड एनिमल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेजर्ट, ठीक है। इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है हमारा? डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिंपल। अब यहाँ पे ना क्लासिफिकेशन दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क करो। विटकर ने क्लासिफिकेशन दिया था 1960 अबाउट अल्फा, बीटा एंड गामा बायोडाइवर्सिटी। तो अल्फा, बीटा, गामा क्या होता है? जैसे हमारे 1 2 3 होता है ना, वैसे अल्फा, बीटा, गामा एक टाइप ऑफ डाइवर्सिटी हमने बताई है जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे? अब इसको समझते हैं। देखो, मान के चलो हमारे पास दो अलग अलग, इसको एग्जाम्पल पर लिख सकते हो अपने नोट्स के साइड में। मान के चलो हमारे पास दो अलग अलग इकोसिस्टम है, एक हमारा है डेजर्ट, एक हमारा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। डेजर्ट में हमारे पास 3 स्पीशीज है, एक कैक्टस है, एक लेजर्ड है और एक स्नेक है ना। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या हमारा फ्रॉग है, एक रबर ट्री है, एक स्नेक है और ग्रास की स्पीशीज है, सिंपल। अब मैं अगर आपसे पूछूं अल्फा कितना है, तो अल्फा क्या होता है पहले बता दूं। अल्फा मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है? तो डेजर्ट का अल्फा कितना होगा? 1 2 3, हेंस अल्फा इज इक्वल्स टू 3, सिंपल। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का अल्फा कितना होगा? 1 2 3 4, समझ गए। तो इसका अल्फा कितना हो जाएगा? 4, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पीशीज, सिंपल। अब बीटा पे आता है। बीटा क्या होता है? जब भी हम दो अलग अलग इकोसिस्टम में केवल और केवल उन स्पीशीज को काउंट करें जो सेम नहीं है, कौन से स्पीशीज को? जो सेम नहीं है, तो उन उसका टोटल नंबर क्या होगा? हमारा बीटा। एक और बार रिपीट करती हूँ, अल्फा मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे कितनी है, ठीक है। बीटा का मतलब क्या है? जब हम दो इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं, बीटा में दो अलग अलग आ जाएंगे, अल्फा में क्या था? हमारा कॉमन था, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है हमारा? देखो यहाँ पे पहली बात तो गामा आएगा, इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज गामा, वेट, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं। तो अल्फा कितना है हमारा? 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4। बीटा कितना हो जाएगा? उन स्पीशीज को काउंट करो जो दोनों में सेम नहीं है। तो बताओ सेम कौन कौन सी? स्नेक को काट दो, स्नेक तो नहीं है सेम। अब कौन सा बचा? ग्रास, रबर ट्री, फ्रॉग, कैक्टस एंड लिजार्ड। तो इतना 1 2 3 4 5। तो बीटा कितना हो जाएगा हमारा? 5, समझ गए। तो बीटा का मतलब क्या है? दो इकोसिस्टम को जो कंपेयर करेंगे तो जो सेम नहीं है, जो डिफरेंट है, उनको हम बीटा बोलेंगे, सिंपल। अब आता है गामा। तो भाई गामा क्या होता है? गामा का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, पूरे में टोटल मिला के कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज है ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? 1 2 3, ठीक है, 4 5, स्नेक ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो 6। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हो गए? 6, राइट। एक और बार रिपीट करती हूँ, अल्फा मतलब इंडिविजुअली कितना है एक इकोसिस्टम में, तो डेजर्ट का अल्फा कितना हो जाएगा? 3, 1 2 3। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का अल्फा कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। अब मैं आपसे पूछूं बीटा, तो बीटा हमेशा दो के बीच में कंपेयर होगा, तो बीटा ऑफ डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कितना हो जाएगा? वो स्पीशीज जो कॉमन नहीं है, दैट इज 1 2 3 4 5 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं गामा, तो गामा का मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज बता दो यहाँ पे कितनी है, टोटल कितनी है, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया, 4 5, स्नेक को काउंट नहीं करेंगे, ऑलरेडी स्नेक यहाँ पे काउंट हो चुका है, एंड 6। तो गामा इज इक्वल्स टू 6, समझ गए अल्फा बीटा गामा, बस इतना ही था। आगे बढ़ता है। नाउ the term biological diversity was coined by Raymond F. Dasman in his book A Different Kind of Country 1968, ठीक है। तो याद रखना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी का बात नहीं कर रहे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। उसको किसने कॉइन किया था? रेमंड एफ डैसमन ने। अगेन देखो ये चीज़ें आ जाती है पीसीएस में, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ो। अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री नाम की बुक थी, उसमें 1968, ठीक है। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल प्लस डाइवर्सिटी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को किसने कॉइन किया था? वॉल्टर रोजन ने, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है CALR है,
तो वो हो जाएगा रेमंड एफ डेसमन ने। अगर केवल बायोडाइवर्सिटी है तो हो जाएगा वॉल्टर रोजन ने। आगे बढ़ते हैं। अब यूनाइटेड नेशन 22 मई 22 मई को बनाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, कुछ कंट्रीज में 29 दिसंबर को भी बायोडाइवर्सिटी डे की तरह बनाते हैं। तो डिफरेंस क्या है? ये है बायोडाइवर्सिटी डे, ये क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सिंपल। तो 22 मई को क्या है हमारा? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशन। 29 दिसंबर को क्या है हमारा? बायोलॉजिकल डे, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नाउ the government of India in collaboration with Norwegian government have established Center for Biodiversity and Biodiversity Policy and Law, that is SERPOL। ठीक है, तो याद रखना कि किस कंट्री ने, इंडिया ने एंड नॉर्वे ने कोलैबोरेट किया है। अगेन देखो थोड़े से फैक्ट्स है बट इसको रटना पड़ेगा, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए आई एम सेइंग सो जस्ट फोकस ऑन दिस। अब आता है बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था ना, राइट। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो कभी भी अगर किसी भी एरिया में बहुत एक्सट्रीम चेंज आ रहा है ना जल्दी जल्दी, दैट इज उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। अगर चेंज बहुत कम है तो उसका ग्रेडियंट कंपैरेटिवली कम होगा। चेंज का मतलब क्या है हमारा? बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट। तो बायोडाइवर्सिटी हमारी चेंज होती रहती है। अगर आप ये जैसे पहाड़ है, पहाड़ के नीचे देखोगे तो आपको ट्रीज कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे। ऊपर ठंड बहुत होती है तो इतना ज़्यादा प्लांट्स एनिमल नहीं मिलेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी, अगर आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ोगे तो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो इक्वेटर में क्या है? इस एरिया में अच्छी खासी सनलाइट है, अच्छा खासा वाटर है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। भाई यहाँ पे हमारे सारे अमेजोन के जंगल है ना, यहीं पे हमारे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अब आप चले जाओ टूवर्ड्स दी पोल, तो टूवर्ड्स दी पोल क्या होगा? सनलाइट हो जाएगी कम, रेनफॉल हो जाएगी कम, तो बायोडाइवर्सिटी भी हो जाएगी कम। सीधी सी बात है, देखो जहाँ पे सनलाइट अच्छी खासी होगी, रेनफॉल अच्छा खासा होगा ना, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हाई होगी, वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होंगे। तो पोल्स पे क्या है? बहुत ही कम नंबर ऑफ स्पीशीज होगी। भाई तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम है कि यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करें? अगर हम इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जा रहे हैं तो हमारी बायोडाइवर्सिटी हमारी कम हो रही है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक, बेसिकली इक्वेटर के 23.5 डिग्री इधर उधर तक, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ तक, सिंपल। मतलब बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। उसके अलावा हैवी रेन एंड हाई टेम्परेचर जहाँ पे होगा वहाँ पे हमारा अच्छा खासा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो इस एरिया में जो रेनफॉल है कंपैरेटिवली ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम बायोम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। नाउ बायोडाइवर्सिटी हमारे इक्वेटर्स के टुवर्ड्स इंक्रीज करती है, मैं आपको बता चुकी हूँ, सिंपल। बायोडाइवर्सिटी और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर कितना है, प्रेसिपिटेशन कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, सॉइल एंड जोग्राफी कैसी है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर कहीं पे बहुत फर्टाइल सॉइल है तो वहाँ पे जो वहाँ पे आपको जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स दिखेंगे वो ज़्यादा दिखेंगे। कहीं की अगर फर्टिलिटी बहुत कम है, मान लो सॉइल में बिल्कुल पानी नहीं है, तो कितनी फर्टाइल सॉइल भी हो तो वहाँ पे आपको इतना प्लांट देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल डेजर्ट, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है, इस सब चीज़ों को समझ लो। तो ये अगर हमारा ये एरिया सबसे ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे सबसे कम बायोडाइवर्सिटी है, सिंपल। आगे चलते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड्स इन कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड्स। ये भी हम देख चुके हैं कि यहाँ पे हमारी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे आता है फैक्ट्स, बहुत अच्छे से इनको याद करना है और करना ही पड़ेगा। अगेन देखो मेरी बात समझो, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो आपकी जगह कोई और इंसान पढ़ लेगा एंड उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फिर आपको अगले साल यही चीज़ें वापस पढ़नी पड़ेंगी। इससे अच्छा क्या है, हम ही पढ़ लेते हैं और आज खुद ही पढ़ लेते हैं, राइट। तो साइलेंट वैली याद कर लो, कहाँ पे है साइलेंट वैली? केरला में है। क्या है ये? नेशनल पार्क, सिंपल। साइलेंट वैली इन केरला नेशनल पार्क। सर ने नेशनल पार्क्स करवाए ना अच्छे से, वहाँ पे आपको याद होगा ये चीज़। फिर आता है वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, तो याद रखना। साइलेंट वैली कहाँ पर होगा? हमारा केरला में नेशनल पार्क है। एंड वैली ऑफ फ्लावर्स इज ऑल्सो नेशनल पार्क, कहाँ पे है हमारा? चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। आगे बढ़ता है। अब आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? बेसिकली किसी भी एरिया में अगर बहुत एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, प्लस वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी वो कम होती जा रही है, मतलब वैसे तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है बट ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस या किसी भी रीज़न की वजह से वहाँ पे हैबिटेट लॉस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मतलब वैसे तो यहाँ पे अच्छा खासा बायोडाइवर्सिटी मिलती है बट अब ये बायोडाइवर्सिटी खतरे में है, तो उसको क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। A biodiversity hotspot is biogeographical region of the earth which is extremely biological diverse, मतलब
बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है. ऑल्सो अंडर सीवियर थ्रेट ड्यू टू हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज और एक्सटेंसिव स्पीशीज लॉस. बेसिकली यहाँ पे किसी भी रीज़न की वजह से जो भी स्पीशीज है उनको बहुत हार्म है. ठीक है, आगे चलते हैं. अब इंडिया में 4 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है. स्टार मार्क कर लो, ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन और आगे आने के चांसेस भी है. यूपीपीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होता है बिना 1-2 वर्ड ऊपर नीचे करे भी, तो बहुत ध्यान से सुनना. 4 हमारे बायोडाइवर्सिटी है, हॉटस्पॉट है. ठीक है, कौन कौन सा? वेस्टर्न घाट हो गया, एक ईस्टर्न घाट हो गया, इंडो म्यांमार बॉर्डर हो गया और सुंदरलैंड. अच्छा, सुंदरलैंड को सुंदरबन से कंपेयर मत करना, सुंदरलैंड इज एक्चुअली निकोबार वाला आइलैंड से ग्रुप. ठीक है, तो वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न हिमालयाज हो गए, इंडो म्यांमार बॉर्डर हो गया एंड सुंदरलैंड हो गया. ये 4 चीजें हो गई. अब यूपीपीसी क्या करेगा, इसके अलावा ना कुछ और एक एक्स्ट्रा एरिया दे देगा. ठीक है, और फिर आपको कंफ्यूज कर देगा कि इसमें से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इस तरह से. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. अब कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम की एक एनजीओ है. ठीक है, इंटरनेशनल बॉडी है. इन्होंने 36 बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया से को क्वालिफाई किया है हॉटस्पॉट. कितने? 36 को. अब ये जो 36 एरिया है ना, दे अकाउंट फॉर 2.5% ऑफ अर्थ लैंड सर्फेस. मतलब जितना भी अर्थ का लैंड है ना, उससे केवल और केवल 2.5% को उन्होंने दर्जा दिया है हॉटस्पॉट का. सिंपल. अब इस 2.5 में से भी ना 50% ऑफ वर्ल्ड एंडेमिक प्लांट स्पीशीज यहीं पे मिलता है. केवल 2.5 एरिया में 50% ऑफ वर्ल्ड एंडेमिक प्लांट स्पीशीज मिल रहा है एंड 43% ऑफ बर्ड, मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियन स्पीशीज आपको यहीं पे मिलेगी जो एंडेमिक है. अब एंडेमिक का मतलब क्या होता है? कुछ स्पीशीज होते हैं जो केवल एक स्पेसिफिक एरिया में ही मिलती है, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलती वो. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक. वेरी सॉरी. आगे बढ़ते हैं. इन February 2016, CEPF, that is Critical Ecosystem Partnership Fund, declared नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन्स एज 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो जो लास्ट में डिक्लेयर हुआ था वो कौन सा था हमारा? अब नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन्स. सिंपल. अब इंडिया के बारे में कुछ डेटा है, इसको आप अपने मील्स में भी यूटिलाइज कर सकते हो, तो इसको हम जस्ट रीड कर लेते हैं. इंडिया में 7.6% ऑफ ऑल मैमल्स हैं, 12.6% ऑफ ऑल बर्ड्स हैं, 6.2% ऑफ रेप्टाइल्स हैं एंड 4.4% ऑफ एम्फीबियंस हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें हमको इंडिया में मिलती हैं. राइट, अब आगे बढ़ते हैं. सी देयर आर फ्यू कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. कि भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस हो क्यों रही है, क्यों प्लांट्स एंड एनिमल की डेथ हो रही है, क्यों स्पीशीज की पॉपुलेशन कम हो रही है? तो ह्यूमन एक्टिविटी एंड लॉस ऑफ हैबिटेट. भाई पेड़ पौधे उगने थे, एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, राइट, उसको एक रिलायबल एनवायरनमेंट चाहिए, राइट. तो वो चीज़ अगर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से खत्म हो रही है, जंगल काट दिए जा रहे हैं, ठीक है, माइनिंग करी जा रही है, एनिमल्स एंड प्लांट्स को जानबूझ के मारा जा रहा है, तो उन सब की वजह से हैबिटेट लॉस हो जाएगा हमारा, फिर हमारी बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी. सेम डिफॉरेस्टेशन एंड डेजर्टिफिकेशन. डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट लाइक कंडीशन इंक्रीज होना, फेमाइन आ रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है, क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना. उसके बाद मरीन पोल्यूशन की वजह से ऑब्वियसली कोई एनिमल प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना. फिर इंक्रीज वाइल्ड लाइफ ट्रेड. अब वाइल्ड लाइफ ट्रेड में क्या होता है? आप एनिमल्स को मार के उनका ट्रेड कर रहे हो, जो कि इलीगल होता है. काफ़ी सारी स्पीशीज़ को मारना इलीगल होता है. आप किसी भी स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा मारोगे तो फूड चेन हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी. कल ही हमने पढ़ा था, राइट. उसके अलावा क्लाइमेट चेंज से भी क्या हो रहा है? जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है. अब आगे चलते हैं. देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ झूमिंग कल्टिवेशन. झूम कल्टिवेशन जिसको बोलते हैं, तो झूम कल्टिवेशन में क्या होता है? इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न. स्लैश एंड बर्न में क्या होता था? पहले देखो पॉपुलेशन थी बहुत कम, ज़्यादा लोग थे ट्राइबल, तो और जंगल थे हमारे पास खूब ज़्यादा. तो हम लोग क्या करते थे, जैसे जंगल है ना, तो जंगल में किसी एरिया को काटा और उसको जला दिया पूरे को, ठीक है. वहाँ पे फिर हम अपनी खेती करते थे. अब जैसे ही ज़मीन बंजर हो जाती थी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे इसके, तो हम ना जंगल के किसी और एरिया में शिफ्ट हो जाते थे एंड वहाँ पे फिर उस एरिया को काटा, जलाया, वहाँ पे अपने आने क्रॉप्स ग्रो करे. इतने में ये वाला जो एरिया है 10-15 साल बाद ये वापस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है. फिर यहाँ पे थोड़े पेड़ वगैरह आने शुरू हो जाएंगे. फिर जैसे ही हमारा ये वाला लैंड खराब हुआ तो हम किसी और जगह चले गए, उसको हमने जला दिया. अब ना जब ये चीज़ें शुरू में थी तब इतना जंगल था, इतने कम ह्यूमन बींग्स थे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी. आज के टाइम पे क्या है, वैसे ही इंडिया में इतना कम हमारा फॉरेस्ट है, उसको भी आप काट दो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हमारी कम होती जा रही है. तो ये हमारे इंडिया में हमको देखने को मिला था, इसकी वजह से काफ़ी हार्म हुआ था. ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमें देखने को मिलता है, राइट. फिर कम ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट एंड इन्वेजन एलियन स्पीशीज. तो ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है, जो नीश है, हमने कल पढ़ा था ना बायोलॉजिकल नीश, तो यहाँ पे एक हर ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड चाहिए होता है, और अगर टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हुआ तो प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट. फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट. भाई एक एनिमल एक जंगल में रह रहा है, एक चीता है वो एक जंगल में रह रहा है, आप पेड़ को काट दो, कहाँ जाएगा फिर रहने के लिए, है ना. तो उसका हैबिटेट लॉस हो जाएगा.
तो एट द एंड उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। देन कम इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। तो एलियन स्पीशीज क्या होती है? एलियन स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो बाहर से आई है। मतलब मान लो इंडिया है, ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे कोई एक स्पीशीज है तो बाहर से आई, जैसे यूकेलिप्टस हो गया। यूकेलिप्टस इंडिया का था ही नहीं, इंडिया में आ गया। अब ये क्या करता है, यूकेलिप्टस बेसिकली सारा का सारा अंडरग्राउंड वाटर को पी लेता है, एंड उसकी वजह से बाहर जो एक्चुअली यहाँ पे प्लांट्स हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाते। तो यहाँ पे बाहर की एक स्पीशीज आई, उसने आपके सारे न्यूट्रिएंट्स खा लिए, और उसने आपका सारा वाटर न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके खुद तो वो ग्रो हो रहा है, जो वहाँ पे नेटिव स्पीशीज थी उनको ग्रो नहीं होने दे रहा, तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप कम हो जाएगी। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक मैंने डीडीटी का तो आपको कल ही बता दिया था, इंसेक्टिसाइड है, हमारे फूड चेन में चला जाता है, और विद एवरी टॉपिकल लेवल इट टेंड्स टू इंक्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कंजर्वेशन कितना टाइप का होता है। तो देखो, दो चीज़ों को समझना। अगर मान लो ये जंगल है, ठीक है, इस जंगल में बहुत सारे पेड़ है, और मुझे इस जंगल को करना है प्रोटेक्ट, तो मैं इस जंगल को कैसे प्रोटेक्ट करूँगी? दो चीज़ें, या तो मैं इस जंगल के जो पेड़ हैं उनके ना छोटे छोटे सीड्स ले जाऊँ, या इनको उखाड़ के किसी और ऐसी एरिया में प्रोटेक्ट कर दूँ जहाँ पे इनको कोई हार्म ना हो, नंबर 1। नंबर 2, मैं क्या कर सकते हैं, जंगल का ये एरिया है ना, इसको मैं प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दूँ। मैं बोल दूँ यहाँ पे आके ना तो कोई काट सकता है पेड़ों को, ना यहाँ पे आप ह्यूमन बींग आके अपना घर बना सकता है, और इनफैक्ट इसके अंदर कोई एंट्री नहीं ले सकता। तो ये दो तरीके हुए इस एरिया को सेव करने के, इन प्लांट्स इन ट्रीज को सेव करने के, राइट। अब अगर मैं मान लो जंगल है, इस जंगल के बाहर किसी तरह से सेव करती हूँ, मतलब या तो मैं इसके सीड्स ले जाऊँ, या मैं इसके जो छोटे छोटे सीड के सैपलिंग्स होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे, वो ले जाऊँ, या मैं पूरे पेड़ को उखाड़ के कहीं और जाके शिफ्ट कर दूँ, उसको बोलेंगे एक्स सीटू। एक्स मतलब उस लोकेशन के बाहर, आउटसाइड द एरिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे सीड बैंक हो गया, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, एंड जूलॉजिकल पार्क हो गए। तो बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, हम इन स्पीशीज को ना आर्टिफिशियली ग्रो करता है, मतलब जंगल से हम सीड लिया है उसकी, हमने यहाँ पे ग्रो किया है, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इन सितु कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो ग्रो हो रहा है ना नेचुरली, उसी एरिया को प्रोटेक्ट कर दो, आप उसको आप प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दो। जैसे हमने क्या किया, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देंगे इसी एरिया को, तो अभी नेशनल पार्क है तो आप वहाँ पे जा नहीं सकते विदाउट परमिशन, आप वहाँ पेड़ ही नहीं काट सकते, समझ गए। तो नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरिया, नेचुरल रिजर्व, ये सब इसका एग्जाम्पल है इन सितु का, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ की बात करिए, दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन में सेव करने के। तो क्या होता है, सीड बैंक्स में क्या होता है, बेसिकली सीड हो गए, पॉलन हो गए, टिश्यू या एम्ब्रायो हो गया, इसको ना लिक्विड नाइट्रोजन में बिल्कुल फ्रीज करके सेव कर देता है। फिर मान लो लेट्स इमेजिन कोई ट्री है, ठीक है, आपने उस ट्री की जो भी सीड वगैरह है उसको आपने नाइट्रोजन में बिल्कुल लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू आपने उसको फ्रीज करके एकदम सेव कर दिया। अब मान लो वो ट्री भगवान ना करे मतलब एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, मतलब वो अब ट्री नहीं बचा दुनिया में, बट आपके पास उसका सीड है। तो लेट्स इमेजिन 50-60 ईयर्स बाद जब आपको लगा कि हाँ अब टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो गया, या फिर आपने एक लैबोरेटरी क्रिएट कर दी जिसमें एग्जैक्ट सेम टेम्परेचर है, आप ये कर सकते हो, सीड को अनफ्रीज करो और उस सीड को ग्रो करो, तो आप उस ट्री को वापस ग्रो कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लेना, इसको पढ़ लेना, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। आगे चलता है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क करो। ये सर्वे से आपको करा चुके हैं, बट अगेन लेट मी रिपीट इट, कि ना यहाँ पे इंडिया में ना 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ठीक है। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उन 18 में से 12 को यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर का दर्जा दिया है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक निकाला था, उसको दर्जा दिया केवल 12 को। तो 18 में से कितनों को दिया है दर्जा, 12 को, सिंपल। अब वो 12 ये है, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिम्पलीपाल, ग्रेट निकोबार, अचानक, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजंगा एंड पन्ना, ये 12 है। अब इनको याद कैसे करें, इसकी ट्रिक है। तो ये ट्रिक लिख लेना अपने नोट्स में, नीना नीनो सुंदर खान अमर विल प्ले ऑन 5 अगस्त इन सिम्पलीपाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार। मतलब नीनो, पहले नीना नीनो तो कुछ भी नहीं है, तो बस गाना जैसा हो गया। हम बोल रहे हैं सुंदर खान और अमर ये दो लोग हैं, ये खेलेंगे कहाँ पे, 5 अगस्त को खेलेंगे कहाँ पे, सिम्पलीपाल में एंड गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है। अब नीना का मतलब क्या है, नीलगिरी या नंदा। नीनो का मतलब क्या है, निकोबार एंड नोकरेक। सुंदर खान का मतलब क्या है, सुंदर से हो गया सुंदरबन, खान से क्या होगा, कंचनजंगा, कि एच होता है बट उसको बोलते कंचनजंगा है, ठीक है। अमर से क्या हो गया, अमरकंटक। प्ले से क्या हो जाएगा, पन्ना, ठीक है। फिफ्थ क्या होता है, 5 से क्या हो जाएगा, पंचमढ़ी, ठीक है, 5 से पंचमढ़ी। अगस्त से क्या होगा, अगस्त मलाई, और सिंपलीपाल गल्फ ऑफ मन्नार तो है ही, हो गए हमको याद। तो आपको पीसीएस कैसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, या फिर आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, राइट।
तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ट्रिक है छोटी सी, इसको रिवाइज कर लेना। अब देखो, द टोटल कोरल रीफ्स इन इंडिया इज 5790 किलोमीटर स्क्वायर। कहाँ कहाँ पे हमारे कोरल रीफ्स मिलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूपीएससी का करेगा, कोई और एरिया दे देगा आपको और वहाँ पे आपको फंसा देगा। सिंपल। तो लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे हमें कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। कोरल रीफ्स क्या होता है, क्रिस्टेशियन इस तरह के ना कोरल्स होते हैं जिसके अंदर जूजेंथली, मतलब इसके अंदर छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जूजेंथली इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम का बना हुआ होता है, दैट इज कोरल रीफ। आगे चलते हैं। अब देखो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। कोरल ब्लीचिंग में मैंने आपको जैसे बताया कि कोरल्स बेसिकली ना कैल्शियम की इस तरह से स्केलेटन जैसे होता है, ठीक है। कैल्शियम के स्केलेटन है और इसके अंदर जूजेंथलीज जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे मिलता है बेसिकली रहने के लिए ठिकाना, और यहाँ दिस इज हाउ दे सर्वाइव। अब क्या होता है, जब ये ना बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, अगर टेम्परेचर ज़रा भी इंक्रीज हुआ है ना, ज़रा भी सनलाइट आने अगर कम हो गई, या फिर फूड की अवेलेबिलिटी कम हो गई, या फिर आप बोल सकते हो एसिडिटी बढ़ गई ओशन की, तो ये ना घर छोड़ के चले जाते हैं, या तो दे डाई या दे लीव। अब ना जो बेसिकली कोरल्स होता है ना, दे आर वेरी कलरफुल, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, इतना ब्यूटीफुल इनका कलर होता है। कलर इनको कहाँ से मिलता है, जूजेंथली से। जूजेंथली से इनको कलर मिलता है। अब जैसे ही जूजेंथली अगर इसको छोड़ के चले जाएंगे तो ये व्हाइट कलर का दिखने लग जाएगा, समवॉट व्हाइट या ब्राउन कलर का दिखेगा, ठीक है, क्योंकि जूजेंथली तो सारा कलर दे रहे थे और ये सब चलेगा छोड़ के। तो बेसिकली जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, या फिर एसिडिटी हो जाएगी, मतलब एसिडिटी का मतलब है पीएच लेवल जो है सी का वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, जो जूजेंथली है वो बेसिकली छोड़ के चले जाएंगे एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी, ठीक है। आगे चलता है। सो फाइनली रामसर कन्वेंशन करते हैं। रामसर कन्वेंशन वाज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स बेसिकली एक शैलो एक्वेटिक जोन होता है, मतलब यहाँ पे शैलो एक्वेटिक जोन बोल सकते हो या फिर सेमी एक्वेटिक जोन बोल सकते हो, जहाँ पे बहुत शैलो पानी होता है, मतलब बहुत गहरा पानी नहीं होता, शैलो पानी होता है, राइट। जैसे लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए। तो इसमें क्या होता है, हम बेसिकली वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन से वेटलैंड को, नेचुरल को भी करेंगे, मैनमेड को भी करेंगे। मान लो कोई मैनमेड लेक है, ठीक है, उसके अलावा हम सॉल्टी वाटर हो, मार्श लैंड हो कोई, या फिर आप बोल सकते हो फ्रेश वाटर हो, सी मरीन कोई वाटर बॉडी है, हम उन सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सिंपल। आगे बढ़ता है। तो रामसर साइट्स में अभी करंटली 82 हैं। करंट अफेयर में यू विल कवर इट वैसे तो, बट यहाँ पे जो PYQs में इंपॉर्टेंट आए हैं हम उनको देखेंगे, राइट। तो कोलेरू लेक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। दीप बोर बील कहाँ पर है, हमारा आसाम में। याद करना पड़ेगा इसको क्योंकि PYQ है। देन पोंग डैम कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के दो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज आल्सो क्वेश्चन ऑफ 2023 प्रीलिम्स ऑफ UPSC। वुलर लेक जम्मू कश्मीर। होकेरा वेटलैंड कहाँ है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये हमारा 2022 में भी पूछा था आपसे। देन देखो सोकर वेटलैंड कहाँ पर है, लद्दाख में है। लोनार लेक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। लोकटक लेक कहाँ पर है, मणिपुर में। लोकटक लेक का एक अच्छा फीचर है, डिस्टिंक्ट फीचर है, दैट इज फुमडीज। तो यहाँ पे क्या होता है, लेक के ऊपर ना पीस ऑफ लैंड इस तरह से फ्लोट करते हैं, सर्कुलर पीस ऑफ लैंड फ्लोट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा चिलिका लेक का है हमारा उड़ीसा में। उड़ीसा में भीतरकनिका मैंग्रोव्स भी है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द BYQ। फिर बियास कंजर्वेशन का है हमारा पंजाब में। हरिके कहाँ पर है, हमारा पंजाब में। अब कंफ्यूज मत होना, हरिके कहाँ पे हमारा पंजाब में है। होकेरा कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही UPSC पूछ चुका है। तो UPSC से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के UP PCS में भी पूछते हैं और बाकी PCS वाले भी पूछते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। देन राजस्थान में केलादेव गाना नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क में सर ने आपको इसको अच्छे से करवाया ही था। तो केलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, हमारा राजस्थान में है। सांबर लेक भी हमारी कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये सॉल्टी लेक है, मतलब इसमें खारा पानी होता है। त्रिपुरा में रुद्रसागर लेक है। उत्तर प्रदेश के हम सारे याद करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार मार्क करो। तो बाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर कहाँ पर है, और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो थोड़ा नाम से लग रहा है ना, हैदरपुर, नवाबगंज, थोड़ा वही मुगलों वाला लग रहा है, तो इट मस्ट बी इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद बात पार्वती आगरा। तो पार्वती आगरा वैसे ही थोड़ा शिव जी और पार्वती जी के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे काफ़ी मंदिर है आगरा में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर डायरेक्शन में आपको एक शिव जी का मंदिर मिलेगा, राइट। तो यहाँ इस तरह से याद हो गया, आगरा दिख ही रहा है कि उत्तर प्रदेश में होगा। अब देखो जितने भी S नाम से है ना, वो ज़्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। समान बर्ड सेंचुरी, समासपुर बर्ड सेंचुरी, सांदी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवार झील, सुर सरोवर, ये सब कहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट,
अपर गंगा रिवर कहाँ पे है? अब देखो अपर गंगा रिवर है तो हमें क्या लगेगा कि उत्तराखंड में होनी चाहिए, नहीं, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, सिंपल। उसके बाद हमारा सुंदरबन वेटलैंड कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सार मार्क करो यहाँ पे। 2 Feb 1971 को हम बनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या बनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में यूपीपीसीएस में, और ये रिपीट होने के काफ़ी चांसेस है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें जिस पे स्टार मार्क करवा रहे हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब ये क्या है? इस रिकॉर्ड में भी बेसिकली हम जो भी हमारे वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। द ओनली कंडीशन इज हम इसमें उन वेटलैंड्स के बारे में बात करते हैं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो नाउ दिस इज योर होमवर्क। सबसे पहले ना इंडिया में इस रिकॉर्ड के तहत जो फर्स्ट हमने वेटलैंड को डिक्लेयर किया था दैट वाज चिलिका लेक, चिलिका लेक। और आप अपने मीन्स में भी इसको नोट कर सकते हो कि चिलिका लेक जो था ना उसको हमने डिक्लेयर किया अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। बट क्या हुआ, हमने उसको इतना उसका ध्यान रखा, हमने उसको बेसिकली पोल्यूशन से बचाया एंड सो ऑन, कि बाद में वो प्रोटेक्ट हो गई थी। एंड इसीलिए फिर हमने उसको इस रिकॉर्ड से हटा दिया क्योंकि वो प्रोटेक्ट हो गई थी, मतलब वो बच गई थी, ठीक है। जो पोल्यूशन था वो सब खत्म हो गया। अभी करंटली देयर आर 2 वेटलैंड अंडर दिस रिकॉर्ड। आपको उसका नाम बताना है कौन कौन से है, ठीक है। आगे बढ़ता है। अब देखो वेरियस एक्ट है, अगेन यूपीपीसीएस डायरेक्ट उठा के आपसे पूछेगा बिना चेंज करे, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था? 2002 में, याद रखना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट का मतलब क्या है, क्यों ये निकाला गया? इसमें हम बेसिकली चाहते थे जो भी बायोडाइवर्सिटी है ना उसको प्रोटेक्ट करें। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें उस स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे दैट इज इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट। अब सी, जैसे ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स के पास ना ट्रेडिशनल नॉलेज होती है काफ़ी सारी हर्ब्स को लेकर के, ठीक है, काफ़ी सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को लेकर के उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो ये अमेरिका या फिर बेसिकली जो भी वेस्ट के लोग हैं ना, यूरोप या वेस्ट के लोग, ये क्या करते थे, इंडिया आते थे और इंडिया में इन लोगों की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको लेकर के पेटेंट करवा के और उस पर खूब पैसे बना करके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बेचते थे, ठीक है। तो जो बेसिकली ट्राइबल्स थे जो सालों से इस नॉलेज को अपने साथ कैरी करके आ रहे थे, उनको तो नुकसान हो गया ना, उनके साथ तो धोखा हो गया। तो हम चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट में ये ना हो, जिस भी आप ट्राइब से ट्रेडिशनल नॉलेज को यूटिलाइज करोगे उनको आपको बेनिफिट शेयरिंग करनी ही पड़ेगी, सिंपल। अच्छा, इस एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2023 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था आपसे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कौन से एक्ट के तहत आता है? इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का चेन्नई, तमिलनाडु, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, देखो एक बात याद रखना, यूजुअली जहाँ पे एंड में इंटरनेशनल लिखा होता है ना वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बेसिकली उसमें इट इज़ काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ एनजीओ। इसमें अलग अलग बड़े बड़े आप ये बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस आकर के मिलती हैं और किसी एक टॉपिक पे हम बात करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नाम से ही लग रहा है, बर्ड लाइफ मतलब बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो टू कंजर्व बर्ड्स, ठीक है। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंजर्वेशन के लिए दिस इज द लार्जेस्ट पार्टनरशिप पूरी दुनिया में। कितने इसमें वर्ल्ड वाइड आपको मिलेंगे पार्टनर्स? दैट इज 119, ओके। इन्होंने दिस इज में, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को निकाला किसने था, ये टर्म किसने दिया था? दैट इज नॉर्मन मायर्स। अगेन एज इट इज PYQ, एज इट इज PYQ रिपीट होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है कार्टजीना प्रोटोकॉल। कार्टजीना प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अगेन PYQ। तो कार्टजीना प्रोटोकॉल में क्या बात होती है? हम इसमें बात करते हैं कि किस तरह से हम बायो सेफ्टी को मेंटेन करके रखें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे देयर आर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो व्हाट इज लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? बेसिकली जैसे हमने देखा ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब हमने जेनेटिकली उनको मॉडिफाई कर दिया है, जो उनका जीन्स है ना, जो उसका जीन्स है, DNA है, हमने उसको एडिट कर दिया, चेंज कर दिया है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिनका जेनेटिक मटीरियल जो है वो हम चेंज कर चुके हैं, राइट। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म के DNA को चेंज किया तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, तो उसका नीश भी चेंज हो जाएगा और उसका जो इकोसिस्टम पे इफेक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिकली ये जो भी ऐसे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, उसमें किन किन सेफ्टी का हमें इंश्योर करने, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें लेने एंड सो ऑन, ये सब हम किस में करते हैं? कार्टजीना प्रोटोकॉल में, याद रखना। तो कार्टजीना प्रोटोकॉल किस पे? बायो सेफ्टी पे, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें इंडिया में कौन इंप्लीमेंट करता है इस प्रोटोकॉल को? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। अब आता है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गन, ठीक है। इन कॉमर्स मतलब इतना ही है, इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO टाइप से, राइट। तो ट्रैफिक क्या करता है? बेसिकली जो भी पेड़ पौधे होते हैं, फ्लोरा एंड फाउना होता है,
उसका जो ट्रेड होता है ना, उस रिलेटेड चीज़ों को इंश्योर करता है कि कहीं स्मगलिंग तो नहीं हो रही है ना, कहीं मान लो एंडेमिक स्पीशीज है जैसे रेड सैंडल है, तो इंडिया में क्या होता है, जो लाल चंदन होता है उसको इलीगली स्मगलिंग की जाती है, उसको इंडिया में से बाहर बेचना अलाउड नहीं है। तो ट्रैफिक क्या करेगा, इट विल इंश्योर कि जो लाल चंदन है, जो रेड सैंडल है, उसको आप बेचे ना, राइट, मतलब उसकी स्मगलिंग ना हो। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। ट्रैफिक किस तरह से बनाता है, इट वॉज अलायंस ऑफ WWF एंड IUCN, ठीक है। तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड फंड एंड उसके इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन दोनों ने मिलकर ट्रैफिक को बनाया था। ये कोई ब्यूरो नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि इसके अंडर में काम करता है, UNEP के अंडर में, ठीक है, UNEP के अंदर में, इसके अंडर में काम नहीं करता, WWF और IUCN ने मिलकर बनाया था। सिंपल, आगे बढ़ता है। अब देखो, अगर अब हम बात करेंगे CBD की, COP की, तो COP क्या होता है, COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो व्हाट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर उसके अलग अलग मेंबर्स मिलके बैठ के कुछ बात करते हैं और किसी चीज़ की डिस्कशन पे पहुंचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी CBD का अलग हो जाएगा, कंजर्वेशन फॉर बायोडाइवर्सिटी का अलग हो जाएगा, एंड उसके अलावा UNFCCCB का अलग होता है, तो अभी उसमें नहीं जाना है। तो COP अपने आप में कुछ नहीं होता, COP का मतलब है मीटिंग, ठीक है, COP के ब्रैकेट में लिख लो मीटिंग। तो हमें देखो CBD की जो भी सारी मीटिंग है हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। तो फर्स्ट हमारी जो हमारी लेटेस्ट है, सॉरी जो मेरी लेटेस्ट है, वो कब हुई है, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ ए करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे आप अपना देख लेना, जो लेटेस्ट जो हुई है उसको आप इस नोट्स में मेंशन कर लेना, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज UN रेड, REDD। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है, फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारे एमिशंस है उसको कम करते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको कम करते हैं, सिंपल, समझ गए। तो बेसिकली यहाँ पे पेड़ काटने की बात होती है, सिंपल। अब यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। FAO बोलते हैं जिसको, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो हमारा जो UN रेड है वो किससे मिल के बना है, FAO से, UNDP से एंड UNEP से। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। ये भी UPSC फंसाएगा, यहाँ पे IUCN दे देगा या कुछ और दे देगा, तो उस तरह से फंसना नहीं है, ठीक। आगे बढ़ता है। इसी तरह से हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन आता है, दैट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसको TEEB बोलते हैं, TEEB, ठीक है। इसमें जो इसका फोकस किस पे, मेकिंग वैल्यूज विजिबल। तो बेसिकली इसमें बायोडाइवर्सिटी की जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी को हम इंक्लूड करें वाइल मेकिंग डिसीजंस, ये सब चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। जैसे मान लो, से फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग एनी डिसीजन कि हम चाहते हैं कि हम ना यहाँ से रोड निकालें, तो हम यहाँ पे जंगलों को काट लेंगे, बट यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी सोचो। अगर आप रोड काट रहे हो तो मिनिमम पेड़ों को काटो, या फिर अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट रास्ता है उसको फॉलो करो, सो दैट अपने डिसीजन में आप बायोडाइवर्सिटी को इंक्लूड करे हो, दैट्स इट। इसी तरह से अगेन वेटलैंड इंटरनेशनल, मैंने आपको क्या बताया, जो इंटरनेशनल होता है ना वो यूजुअली हमारा ऐसे बोल सकते हो NGOs होता है, तो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, नॉन प्रॉफिट है, यहाँ पे गवर्नमेंट एंड NGOs मिलकर के बात करते हैं कि किस तरह से हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट कर सकें। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, स्टार मार्क करो, वेटलैंड इंटरनेशनल का हेड ऑफिस कहाँ पर है, नीदरलैंड में। कहाँ पे, नीदरलैंड में, सिंपल। आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे इसमें भी देखो, इंटरनेशनल में क्या होता है ना कि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, आपके और मेरे जैसे लोग आकर के यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग आके आप वॉलंटियर करते हैं एंड हेल्प करते हैं, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट दी वेटलैंड्स। अब देखो यहाँ पे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, अगेन PYQ है, तो UPSC एंड UPPCS दोनों डायरेक्ट उठा के आपसे पूछ सकता है, थोड़ा रट्टाफिकेशन लगेगा बट हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है सी बकथॉर्न। अब सी बकथॉर्न क्या होता है, आप सोचोगे सी है, थॉर्न है, कुछ समुद्र का ही होगा, नहीं, इसका समुद्र से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, चाहे मेडिसिनल प्लांट है जो हिमालयाज में मिलता है, जो ठंडे एरिया में मिलता है आपको, ठीक है। और आपको क्या लगेगा कि अच्छा सी लिखा है तो जरूर समुद्र के आसपास लिखा होगा, नहीं, कहाँ मिलता है, हिमालयाज में मिलता है। इंडिया में कहाँ मिलेगा आपको ये, लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये हो गया आपको। तो सी बकथॉर्न अगर कोई पूछे क्या है, तो एक मेडिसिनल प्लांट है जो हिमालय में मिलता है। नाम पे मत जाना, ऐसा होता है ना, नाम पे मत जाना, तो बेसिकली नाम पे इसको इतना सीरियसली नहीं लेना है। आगे चलता है। देखो, जो बुशी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट होता है ना, मतलब जो प्लांट होता है, प्लांट की जड़ें होती हैं, प्लांट के ऊपर अच्छा खासा आप भी बोल सकते हो कवरेज होता है, इसमें प्लांट लीव्स होती है, स्टेम्स होती है, ये ना सॉइल इरोजन को कैच करती है। किस तरह से, एक तो विंड जाएगी, तो विंड से करती है, सॉइल इरोजन करती है, हमने ज्योग्राफी में इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो जो विंड आती है ना, वो ऊपर की लेयर को उड़ा के ले जाती है, बट अगर पेड़ उगा हुआ है ना,
तो विंड की स्पीड कम हो जाएगी, भाई पेड़ से टकरा जाएगी ना विंड, तो विंड की स्पीड कम हो जाएगी तो इरोजन कम हो जाएगा। दूसरी बात, जो जड़ें होती हैं वो पकड़ बना के रखती है सॉइल पे, सॉइल को बहने नहीं देती। मान लो ये एरिया है, यहाँ पे पानी आ रहा है, ठीक है, तो पानी बह रहा है, तो अगर यहाँ पे ट्रीज हैं और उसके नीचे रूट्स हैं, तो ये जो पानी है ये तो बहता रहेगा, ठीक है। ये ऊपर की सॉइल को इरोड नहीं कर पाएगा उतना, बिकॉज जो सॉइल है उसको किसने पकड़ रखा है, जैसे रूट्स ने। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन क्या होता है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाइबरनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, सर्दियों के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं होता, तो जो एनिमल्स होता है ना इस टाइम पे सोने चले जाता है। तो बेसिकली अब जब आप सोने चले गए, आप पूरा टाइम सोते रहो, तो आपकी कैलोरीज तो बर्न नहीं होने वाली, तो आपको ज़्यादा फूड खाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, पूरे गर्मियों के टाइम पे ना जो एनिमल्स होते हैं वो अच्छा खासा खाना खाते हैं, उनकी बॉडी में ह्यूज लेयर ऑफ फैट जमा हो जाता है, फिर ये सो जाते हैं सर्दियों के टाइम पे, सो जाते हैं अच्छे से। और उसके टाइम में जब उठते हैं, मतलब आफ्टर मंथ्स उनकी नींद खुलती है, तो जो भी उनका फैट है वो यूटिलाइज कर लेती है बॉडी टू प्रोड्यूस फूड, एंड देन ऑलरेडी समर आ चुकी होती है, एंड देन ये अपना खाना अगेन खा सकते हैं। समझ गए? उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे स्पीशीज ऑफ बर्ड्स उनको देख लेते हैं। केलॉन फ्रॉग माउथ है, ठीक है, कॉपर स्मिथ बारबेट है, ग्रेचिन मिनिवेट है, एंड वाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट है। सिंपल, आगे बढ़ता है। देखो, स्क्विरल, बियर, ये सब क्या करते हैं, हाइबरनेशन में जाते हैं। कौन से टाइम पे? विंटर के टाइम पे, राइट। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हाइबरनेशन है हमें कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड दोनों एनिमल्स में देखने को मिलता है। आगे चलता है। टॉलेस्ट ट्री, द टॉलेस्ट नोन ट्री इज रेडवुड। तो रेडवुड हमारा टॉलेस्ट नोन ट्री है, कहाँ पे? यूएसए में। अब देखो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था ना भितरकनिका इज अ पार्ट ऑफ PYQ, तो दिस वाज आस्क्ड फ्रॉम PYQ। देयर आर 2 रिवर्स, कौन सी हैं? ब्राह्मणी एंड वैतरानी। ये दोनों रिवर कहाँ पे मर्ज होती है? भितरकनिका नेशनल पार्क में मर्ज जाती है। तो दिस इज भितरकनिका नेशनल पार्क, 2 रिवर यहाँ पे मर्ज हो रही है, कौन सी? ब्राह्मणी एंड वैतरानी। सिंपल। तो ब्राह्मणी रिवर को हम क्या बोलते हैं? साउथ कोयल भी बोलते हैं, साउथ कोयल, ठीक है। और जो ब्राह्मणी रिवर है वो साउथ कोयल और शंख रिवर को मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो साउथ कोयल शंख मिल गए, इसको हमने क्या बनाया? ब्राह्मणी। इसमें जाकर वैतरानी मिली, कहाँ पे? भितरकनिका में। सिंपल। अच्छा, वैतरानी कहाँ से निकली हमारी? केंजर, सॉरी, केवझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, राइट। अब आता है कंसेप्ट ऑफ बायोमास। तो बायोमास क्या होता है? बायोमास इज बेसिकली ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक मटेरियल से हम क्या बोल सकते हैं? जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब क्या है? हमारा बायोमास है। सिंपल। तो जो भी इनफैक्ट हम, अगर आप एक जंगल में गए एंड आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज मिले, से फॉर एग्जांपल आप एक रेन फॉरेस्ट में गए, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बायोमास बहुत ज़्यादा है। अगर आप डेजर्ट में गए तो डेजर्ट में आपको क्या प्लांट एंड एनिमल इतने मिलेंगे जितने आपको रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे, अमेजोन के जंगल में नहीं मिलेंगे। तो आप बोल सकते हो कि डेजर्ट में कंपैरेटिवली हमारा जो बायोमास है वो कम है, ठीक है। तो हाईएस्ट बायोमास आपको कहाँ देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सिंपल, आगे बढ़ता है। अब देखो आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये मैं बहुत अच्छी तरह से आपको ज्योग्राफी में करवा चुकी हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके रिवाइज कर लेना। अभी बस छोटा सा ऊपर से देख लेते हैं, क्योंकि देखो ज्योग्राफी में ना दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप जाके उन वीडियोज़ को रिवाइज करो, राइट। यहाँ पे हम मोटा माटी बस थोड़ा बहुत देखते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? बेसिकली जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है कुछ, जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, मीथेन हो गई, इनफैक्ट वाटर वेपर्स भी हमारी ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट करती है। तो ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है, इस कंसेप्ट को समझता है। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है, राइट, एंड ये हमारा सन है। तो सन अपनी रेज भेजेगा, इंफ्रारेड रेडिएशंस भेजता है, वो अर्थ एब्जॉर्ब करेगी एंड देन वापस यूनिवर्स में भेज देगी। तो जितनी भी रेज आती है, जितनी भी हीट आती है, वो वापस रेडिएट कर देती है अर्थ इन दी यूनिवर्स। बट अर्थ के आसपास क्या है? एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? आने वाली जो सनरेज होती है ना, उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट एक्ट करती है, ठीक है, मतलब आने वाली सनरेज को बोलेंगे हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब जैसे ही ये सनरेज वापस बाहर जाना चाहेंगे टुवर्ड्स द यूनिवर्स, ठीक है, टुवर्ड्स द स्पेस, तो ये ग्रीन हाउस गैस क्या करेंगी? तब ये ओपेक बन जाएंगी, तभी बोलेंगे नहीं अब नहीं जा सकते आप। तो इसमें क्या हुआ? रेडिएशंस आई बट एस्केप नहीं कर पाई अर्थ को। तो ये जो हीट है ना, ये हीट अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाएगी। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन अर्थ में लाइफ सस्टेन कर पा रही है। अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती, तो अर्थ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट -18 to -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता था, जब जैसे ही रात होती, ठीक है। और इसी चीज़ से प्रोटेक्ट कौन करता है हमें? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? रात को भी हीट मेंटेन करके रखती हैं, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में भी हीट मेंटेन करके रखती हैं। सिंपल, दैट इज द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, वो बढ़ती जा रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है। ज़्यादा हीट ट्रैप होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर जब चेंज हो गया तो इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो बेसिकली पूरा हमारा जो अर्थ का सिस्टम है वो बिल्कुल हिल चुका है इसकी वजह से, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव फिनोमेना फॉर अर्थ। वैसे तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है उसकी वजह से अर्थ में टेम्परेचर बना हुआ, तो इट इज़ अ गुड फिनोमेना, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। बोलते ना अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो उसी तरह से ग्रीन हाउस गैस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारे लिए ये भी अच्छा नहीं है, राइट। अब ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट, जो कंसेप्ट था वो किसने दिया है, जोसेफ फोरियर ने। किसने, जोसेफ फोरियर, राइट। तो ग्रीन हाउस गैस में क्या है, गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलेटिवली। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हीट को मेंटेन करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं उसको समझेंगे। मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके अलावा और कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और कौन कौन सी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, दिस वाज PYQ। आर्गन जो गैस है इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसीलिए इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। नाउ और भी कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, बात याद रखना, जो क्लोरो टेट्राफ्लोराइड होता है, ठीक है, सॉरी कार्बन टेट्राफ्लोराइड होता है, वेरी सॉरी, और नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, ये डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग करता है बट बहुत कम लेवल पे करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना परसेंटेज हमारा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग की, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। सबसे ज़्यादा किसका है, हमारा वाटर वेपर का है 60%, देन हमारा 26% किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, देन मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें और कुछ 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेज दे रखी है, ठीक है, जो IPCC ने बताया। तो IPCC क्या है, इंटरनेशनल पैनल फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली ये भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा बताता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जो भी मतलब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड सो ऑन। अब इसमें 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेज को आइडेंटिफाई किया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CF6 एंड NF6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम रीड करेंगे, नो नीड टू वरी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में एक्चुअली रिजल्ट करती हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मतलब जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ है, हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो ट्रीज कार्बन को सिंक कर रहे थे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे थे, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा है इन्वायरमेंट में वो अभी भी स्टे कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 हम क्या कर रहे हैं, एमिशंस कर रहे हैं। हमने फ्यूल को यूटिलाइज़ किया, हमने CO2 की साइकिल देखी थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल, हम फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एंड काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस जैसे हमारी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब हमारा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। जब हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं उसमें CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग भी करते हैं, उसके अलावा ओजोन लेयर को भी हार्म करता है। तो दिस इज़ द रीज़न, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मतलब ह्यूमन बींग्स की वजह से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेज है, वो सब हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको अच्छे से ध्यान में रखना। ये PYQ में आ चुके हैं, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो CH4S का मतलब कौन सी गैस है, ये मीथेन गैस, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्श गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्श गैस। अच्छा अभी बनती कैसे है, बेसिकली जब भी बायोगैस बनती है ना, बायोगैस कैसे, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है ना, या फिर डेड एंड डिकेड मटेरियल होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक बायोगैस प्लांट होता है उसमें डाल देते हैं, फिर वहाँ से गैस निकलती है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, बेसिकली जो भी बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस पर एक्ट करते हैं, और इसको डिकम्पोज करते टाइम जो अपनी गैस रिलीज करता है दैट इज CH4 मीथेन। फिर क्या होता है, इस जैसे अभी ये बायोगैस प्लांट है ना, इसके ऊपर एक काइंड ऑफ टैप जैसा होता है जिसमें से हम सारी गैस को बाहर निकाल लेते हैं एंड देन वी यूज दिस गैस एज फ्यूल, ठीक है। तो ये जो गैस है, अब चलो ये तो आपने बायोगैस प्लांट में यूटिलाइज कर लिया, बट अगर मान लो नेचर है, नेचर में कोई भी डेड एंड डिकेड मटेरियल सड़ रहा है तो उसमें से क्या निकलेगा, मीथेन निकलेगी, सिंपल। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू हमारा मीथेन निकलती है। अब मीथेन के जो सबसे बड़े एमिशंस हैं वो कहाँ से होते हैं, वेटलैंड, ओशन एंड हाइड्रेट्स, ठीक है, वेटलैंड, ओशन एंड हाइड्रेट्स। तो इसमें वेटलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा एमिट करते हैं मीथेन गैस को, याद रखना, ठीक है। नाउ एनारोबिक कंडीशन में भी पैडी फील्ड्स में मीथेन गैस निकलती है। अब एनारोबिक का मतलब क्या होता है, एनारोबिक मतलब एयर की एब्सेंस में होने वाला जो भी आप बोल सकते हो डिकम्पोजिशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक, मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। जो बायोगैस प्लांट था उसमें भी क्या था, ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ है। तो जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोजिशन होगा तो क्या निकलेगा, हमारा मीथेन, CH4 मीथेन, ठीक है। अब नाइट्रस ऑक्साइड भी हमने देखा है ग्रीन हाउस गैस है, वो कहाँ से निकलती है, फर्टिलाइजर्स को यूटिलाइज करते हैं उसकी वजह से निकलती है, राइट। उसके अलावा कब निकलेगी ये सब गैसेस, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तब, ठीक।
ना दिस वाज PYQ अगेन, स्टार मार्क करो यहाँ पे। नासा एंड अदर रिपोर्ट्स ने बताया कि जो सोलर फ्लेयर्स होता है ना, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। अब सोलर फ्लेयर्स क्या होता है? बेसिकली जो सन होता है ना, तो सन में से ना कभी कभी बहुत बड़े मैग्नेटिक, आप ये बोल सकते हो फील्ड की तरह ऐसे लेयर्स फ्लेयर्स निकलता है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो उसको सोलर विंड्स जैसा निकलता है, ठीक है। इसमें अच्छी खासी हीट होती है, मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी होता है, तो ये निकलता है कभी कभी अर्थ तक पहुंच जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है ये, राइट। बट ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा हो या फिर इसकी वजह से एक्सेस हीट हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हमने देख लिया, पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो पॉजिटिव इफेक्ट में देखते हैं मोर क्लाउड्स जाएंगे इससे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाई अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। एक चीज़ समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब देखो जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ना, वो हमेशा चेंज के साथ अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन, है ना। तो आप हमें एक चीज़ देखने को मिली है, जैसे ही इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई ना, तो जो हमारे ट्रीज़ हैं उन्होंने एवोल्यूशन कर लिया। अब की ट्रीज़ क्या कर रहे हैं? ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ बायोमास को क्रिएट कर रहा है। लेट्स इमेजिन पहले के टाइम पे अगर एक पेड़ 100 लीव्स बनाता था एंड 50 फ्रूट्स बनाता था, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अब वो 100 के बजाय 150 लीव्स बना रहा है एंड 50 के बजाय 70 फ्रूट्स बना रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ? बायोमास है वो इंक्रीज हो गया, है ना। तो दिस इज सम ऑफ द एडेप्टेशन दैट वी हैव सी। तो ये सब हमारे इसमें इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वाटर यूजेस कैपेसिटी बढ़ गई है प्लांट से। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी बढ़ गया ना हमारा, तो हमारा जो ट्रांसपिरेशन है, जो भी हमारा गैसेस, फिर पूरी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी हमारी। नेगेटिव इफेक्ट में आपको पता ही है, ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो रहे, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एनिमल्स एंड प्लांट्स मर रहे हैं, है ना। जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट पड़ रहा है किसी एरिया पे। फ्लड्स कैसे आ रहे हैं भाई? जो ग्लेशियर है वो पिघल गया, तो जो रिवर्स है उसमें फ्लड्स आ गई। ड्रॉट कैसे आ रहा है? यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो वहाँ पे ड्रॉट पड़ गया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा आता है COP। व्हाट इज COP? जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, COP इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब मीटिंग। अभी तो हमने मीटिंग देखी थी इससे पहले, दैट वाज ऑफ CBD। अब हम जो मीटिंग देखने वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी देखेंगे, वो हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का, ठीक है। इसके COPs हम देखेंगे, राइट। अब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक लौता ये एम है कि किसी तरह से दुनिया के सारे कंट्रीज, सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है मिलके क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें, है ना। तो ये इनका गोल है। अब यहाँ पे अगेन सारे COPs याद करने की जरूरत है नहीं है, एक दो समझ लो। जैसे फर्स्ट वाली जो थी ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो हमारी बर्लिन जर्मनी में हुई थी, ठीक है। 21st इट इज़ नोटेबल दैट 21st क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पेरिस इन 2015। तो फर्स्ट हमारी बर्लिन जर्मनी में हुई थी। 15th वाली जो 21st हुई थी, दैट हैपेंड इन पेरिस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेरिस में हमने पेरिस अग्रीमेंट किया था, जो हम अभी पढ़ेंगे, तो नो नीड टू वरी। पेरिस अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज द गोल ऑफ ऑल ऑफ अस, मतलब ऑल ऑफ द कंट्रीज अराउंड अस। अब इसको समझते हैं। अगेन आई वुड सजेस्ट कि बस देख लो, COP 25 मैड्रिड स्पेन में था, ठीक है। 25 वाला ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में था। बस इतना समझ लो, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एक एक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक बात समझो बहुत ध्यान से। पेरिस अग्रीमेंट जो हमने बात करी थी, पेरिस में क्या हुआ था? हमने ना एक गोल सेट किया था। एक गोल क्या सेट किया था कि हमें जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है ना उसको कम करना है। मतलब देखो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, सीधी बात है, बट हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। तो हमने क्या चाहा कि जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, हम उसको 2 डिग्री तक ही रोक के रखें, और हम ट्राई करेंगे एक्चुअली 1.5 डिग्री तक रुक जाए। बट अगर नहीं रुक पा रहा 1.5 डिग्री तक, तो एट मैक्स 2 डिग्री तक रुके। तो कंफ्यूज मत होना, 1.5 एंड 2 हमने दोनों की बात करी है, ठीक है। हम चाहते हैं कि 1.5 तक रुक जाए, 1.5 से ज़्यादा इंक्रीज ना हो टेम्परेचर। बट अगर नहीं हो पाया ये भी, तो एटलीस्ट 2 से ज़्यादा तो किसी हालत में ना हो। समझ गए? तो यहाँ पे UPP से आपको ये नंबर घुमा सकता है ना, या फिर पूछ लिया कि 2015 में नहीं हुआ था तो कौन सी ईयर में हुआ था। ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया पेरिस अग्रीमेंट जो था ये हमारा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और बात हमने करी गई थी कि जो अमीर देश है ना, दे विल प्रोवाइड $100 बिलियन बाय द ईयर 2020 फॉर क्लाइमेट चेंज। हालांकि ये हुआ नहीं, बिल्कुल फेल हो चुका था, राइट। ये आपको याद रखना, जो 28th COP हुआ था, इट हैपेंड इन UAE, एंड इसमें लॉस एंड डैमेज फंड आया था ना। व्हाट इज लॉस एंड डैमेज फंड? अब देखो देयर आर मेनी कंट्रीज लाइक यूरोप है, USA है। इन लोगों ने क्या किया, 1900s के ना स्टार्टिंग से इनका ना इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। इन्होंने खूब कोल को जलाया, खूब पेड़ काटे, खूब अभी बोलते तो कार्बन रिलीज किया, खूब क्लाइमेट चेंज किया। और आज यही लोग हमको ज्ञान देते हैं कि आप ना एक काम करो, कोल यूटिलाइज मत करो, आप पोल्यूशन मत करो, आप ग्रीन एनर्जी पे फोकस करो।
मतलब जब आपका यूएसए एंड यूरोप का डेवलपमेंट का टाइम था तब तो आपने खूब एक्सप्लोइटेशन किया। अब जब इंडिया की बात आई और जो छोटे नेशंस हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कोल, बिना कोल के हम नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, ना हमारे पास इतना पैसा है ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और आप हमसे बोलो हम ये ना करें, तो फिर ठीक है हम नहीं करेंगे, आप हमें पैसे दो या फिर आप हमें हमें टेक्नोलॉजी दो। तो वो ये लोग दे नहीं दे। तो क्या हुआ था, जो मैंने आपको बताया इनको $100 बिलियन देने थे बाय 2020, इन्होंने नहीं दिए। यूएसए एंड ईयू जितना ज्ञान देता है उन्होंने नहीं दिया हमें इतने डॉलर्स, राइट। तो हमने अब क्या निकाला है, लॉस एंड डैमेज फंड निकाला है। तो क्या हो रहा है, देखो एक बात समझना, छोटी छोटी कंट्रीज है जैसे तुवालू कंट्री है, ठीक है, या फिर पूरा इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंट्री ओशन के बीच में है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है। अब यहाँ पे जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, क्यों, क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज कौन लेकर आया, यूएसए लेकर के आया, यूरोप लेकर के आया, पूरा ये सब लोग क्लाइमेट चेंज लेकर के आए। ये जो छोटे छोटे देश है बेचारे तो नेट कार्बन पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब नेट कार्बन नेगेटिव है, इन द सेंस कार्बन ये लोग सिंक ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू जितना कार्बन रिलीज कर रहे हो। अब ये देश ही तो डूब के मर रहे हैं, क्या ये डिजर्व करते हैं डूब के मरना, बिल्कुल भी नहीं। इनकी खुद तो इतनी ग्रीन है, इतने इको फ्रेंडली है, बट बेचारों के साथ बुरा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लॉस एंड डैमेज फंड निकाला है, सो दैट ये जो अमीर अमीर देश हैं जिन लोगों ने एक्चुअली में इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज लेकर के आए हैं, ये पैसे दे उन कंट्रीज़ को जो फ्लड्स के थ्रू या फिर सी वाटर राइजिंग की वजह से सफ़र कर रहे हैं। सिंपल, आगे बढ़ता है। अब देखो अर्थ आर क्या होता है। अब छोटे छोटे कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन टेलिंग यू, स्टार मार्क कर लो। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ के मार्क्स ले आएगा, वो हमें नहीं करना है, हम खुद ही पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे अर्थ आर है, किसने निकाला है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF ने निकाला है। अर्थ आर क्या होता है, अर्थ आर हम बेसिकली लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए ना लाइट को ऑफ कर देते हैं एज अ सिंबल कि हमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए, एंड वी वाज प्रोटेक्ट दी अर्थ, ठीक है। तो 1 घंटा भी जब हम लाइट ऑफ करते हैं ना पूरी दुनिया, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाती है। हालांकि इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसको छोड़ते हैं अभी अभी के लिए, जस्ट लीव इट। आपको क्या याद रखना है, 2024 में 23 मार्च को हमने अर्थ डे आर बनाया था, ठीक है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, नंबर 1 2024 में कौन सा डेट को बना था। दूसरा आपसे पूछेगा कि कितने घंटे का होता है, तो 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक रात को बनता है, नंबर 2। नंबर 3 आपसे पूछेगा कि किसने बनाया है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल। UNFCCC ने क्योटो प्रोटोकॉल निकाला था। इस प्रोटोकॉल में हम सब कंट्रीज मिलकर के ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने की बात करते हैं। किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सिंपल हो गया याद। तो क्योटो कहाँ पर है, जापान में है। बेसिकली 11 दिसंबर 1997 में यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हम जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कम करेंगे। इतना नहीं याद करना, बस ये याद कर लो, क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, बस दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में हमने क्या फोकस किया, अगेन हम इस चीज़ पे फोकस करें कि जो हमारे कार्बन एमिशन है ना वो हम किसी न किसी तरह से कम करें, ठीक है। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अगेन किसका, UNFCCC का, ठीक है। यहाँ पे हमने एक दो चीज़ें और फोकस करी, दैट इज कार्बन क्रेडिट। तो हमने ना कंट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है NX1 कंट्री, एक है नॉन NX1 कंट्री। NX1 कंट्रीज में वो कंट्री आएंगी जो बहुत ही डेवलप्ड है, ठीक है, अब वो अमीर हो चुकी हैं और इन्होंने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन किया है और क्लाइमेट चेंज में मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को इन्होंने निकाला है, जैसे यूएसए कनाडा हो गया, पूरे यूरोप में जितनी भी कंट्रीज है, ये सब किसके पार्ट है, NX1 का पार्ट है, ठीक है। नॉन NX1 में कौन सी कंट्री आ जाएगी, वो कंट्री जिन्होंने ना कभी इतना पोल्यूशन किया, ना उन्होंने कभी इतना ग्रीन हाउस गैसेस निकाले, ठीक है। आप दिस योर होमवर्क, एक बार ना फाइंड आउट करना, ऑन एन एवरेज जो एक अमेरिकन, ठीक है, ऑन एन एवरेज एक अमेरिकन जितना कार्बन निकालता है ना हर साल, ठीक है, उससे 10 टाइम्स भी कम इंडियंस निकालते हैं, एक इंडियन निकालता है। मतलब हम कितने ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है कंपेयर टू देम, और वो हमें ज्ञान दे रहा है, राइट। तो हमने कार्बन क्रेडिट का सिस्टम निकाला। अब कार्बन क्रेडिट में हमने किस चीज़ पे फोकस किया है, कार्बन क्रेडिट में क्या होगा, हमने ना, क्रेडिट क्या होता है बेसिकली, इट इज काइंड ऑफ लोन। तो हमने ऐसा किया, मान के चलो हमने ना हर कंट्री का एक लेवल बना दे कि आपको ना इतना ही कार्बन निकालना है, इससे ज़्यादा कार्बन आप सिक्रीट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा एमिशन नहीं कर सकते। लेट्स इमेजिन हमने यूएसए को बोला कि आप ना एक साल में केवल 100 यूनिट ऑफ कार्बन ही निकाल सकते हो, ठीक है। और हमने इंडिया को बोला आप एक साल में केवल 80 यूनिट ऑफ कार्बन ही निकाल सकते हो, ठीक है। लेट्स इमेजिन, मतलब हर किसी का ना अलग अलग होगा। अब क्या हुआ, इसको भी चलो हम 100 मान के चलते हैं, इंडिया को भी हमने बोला आप भी 100 यूनिट ही निकाल सकते हो। अब यूएसए ने क्या किया, यूएसए है तो बदमाश, इसने कर दिया 120 यूनिट कार्बन रिलीज। अच्छा, इंडिया बहुत इको फ्रेंडली है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने केवल 80 यूनिट कार्बन ही सिक्रीट किया। अब क्या हुआ, इंडिया के पास कितना बचा, 20 यूनिट कार्बन बच गया, है कि नहीं। और यूएसए ने क्या किया, अपनी लिमिट से 20 प्लस कर लिया।
तो यहाँ पे यूएसए क्या करेगा, इंडिया से जो 20 बचा हुआ कार्बन है ना वो खरीद लेगा, बोलेगा ये आपके कार्बन क्रेडिट हमको दे दो। बेसिकली जिस भी कंट्री ने कार्बन कम एमिट किया उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और या उस कार्बन क्रेडिट को कौन खरीद लेगा, यूएसए। बदले में यूएसए क्या करेगा, इंडिया को पैसे दे देगा, है ना। इंडिया उस पैसे से ही हमारी ग्रीन एनर्जी बना लेगा। तो दिस इज हाउ कार्बन सिस्टम यूज टू वर्क। ये किसके अंदर आया है, ये आया है कार्बन क्रेडिट सिस्टम आया है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत। समझ गए। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, यहाँ पे सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स निकाला है। ठीक है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्या है, इट इज काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट जो बोल रहा है कि अगर एक सर्टिफिकेट है इसका मतलब क्या है, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपने एमिट करने से बचाया है। जैसे मान के चलो इंडिया के पास सिर्फ 1 सर्टिफिकेट है और यूएसए ने क्या किया, एक्स्ट्रा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर दिया। अब उसको क्या चाहिए, अगर उस पर खूब मतलब आप बोल सकते हो ना उसको ग्लोबली सब लोग क्रिटिसाइज करेंगे, उसके ऊपर फाइन लगेगा, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इससे बचने के लिए उसने क्या किया, इंडिया से ये 1 सर्टिफाइड एमिशन सर्टिफिकेट खरीद लिया और इंडिया को पैसे दे दिए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, A carbon credit is provided to a country or a group of country by reducing per metric ton of maximum carbon emission which is allowed. Carbon credit are traded in the international market according to their current market value. तो बेसिकली इसमें क्या है, जिस कंट्री ने अपना कार्बन बचाया हमने उसको कार्बन क्रेडिट दे दिए। ठीक है, अब फिर वो उसको बेच सकता है अमीर देशों को। समझ गए, आगे चलता है। अब आता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। देखो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, देखो हर किसी की ना अलग अलग पोटेंशियल होती है, उसी तरह से हर गैस के अलग अलग पोटेंशियल होती है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने की। ठीक है, हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करके निकालते हैं कि किसी की कितनी है। ठीक है, अब जैसे मीथेन बता रहा है, मीथेन की 72 है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 72 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। समझ गए। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एक गैस है वो 20 उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज्यादा क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। समझ गए, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कार्बन ट्रेडिंग भी है। कार्बन ट्रेडिंग एग्जैक्टली वही है जो भी हमने समझा। समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ट्रेड कर सकते हैं कोई भी कंट्री। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ कार्बन टैक्स। अब कार्बन टैक्स क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं। लेट्स इमेजिन इंडिया अपनी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता है, कोल से बनाता है ना। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी चीज़ बनाई, आप इलेक्ट्रिसिटी सारी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें बन रही है सब कोल से बन रही है ना। लेट्स इमेजिन हमने क्या किया, हम यूरोप में बेच रहे हैं कोई भी आइटम बेच रहे हैं। लेट्स इमेजिन हम यूरोप में बेच रहे हैं एक पेन। ठीक है, इंडिया यूरोप में पेन एक्सपोर्ट कर रहा है, तो पेन बनाने के लिए डेफिनेटली बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होंगी, ऑटोमेशन लगा होगा, है ना। वो मशीन्स कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी पे। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी है, कोल से। तो बेसिकली जो पेन बनाया ना, इस पेन को बनाने में कार्बन रिलीज हुआ है। समझ गए, इस पेन को बनाने में कार्बन रिलीज हुआ है, राइट। तो अगर इंडिया वाले यूरोपियन यूनियन में जाकर के अपना पेन बेचेंगे तो यूरोपियन यूनियन बोलेगा आपने इस पेन को बनाने में कार्बन यूटिलाइज किया, कोल जलाया ना, तो कोल से कार्बन यूटिलाइज हुआ, इसलिए हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। इससे क्या होगा, इंडिया चाहेगा कि जो पेन मैं बना रहा हूँ, क्यों ना मैं उसे ग्रीन एनर्जी से बनाऊँ, क्यों ना मैं उसे सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी से बनाऊँ। ठीक है, तो अब मान लो इंडिया ने क्या कि एक पेन बनाया, वो बनाया सोलर पावर से, तो क्या कोई कार्बन रिलीज हुआ, नहीं हुआ। तो अब अगर हम वो पेन यूरोपियन यूनियन में बेच रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन बोलेगा कि नहीं अब हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, आप दे दो। ठीक है, बट इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम इतना बड़ा देश है, हम कहाँ से कार्बन को हटा करके ग्रीन एनर्जी लाए। या तो अब हमें एनर्जी दो या तो हमें पैसे दो। वैसे तो आप हमें लूट के ले गए, फिर आप हमें ज्ञान दे रहे हो उतना, है ना। यूरोपीय हमको लूट के ले गया, ब्रिटेन हमको लूट के ले गया। ठीक है, और अब हमसे बोल रहे हो कि आप ना, अगर आपने ऐसे नहीं किया तो हम आप पर टैक्स लगाएंगे। भाई कितना टैक्स लगाओगे, तो इट इज अ काइंड ऑफ पोल्यूशन टैक्स। ठीक है, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे ये सब कार्बन टैक्स लेकर के आया है, सिंगापुर ने भी लगा दिया है। आगे चलते हैं। फिर है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल किसने निकाला था, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ठीक है, अब ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स। तो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट को और जो बिजनेस के लोग हैं ना उनको अवेयर करा रहे हैं कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस को हम कम कर सकते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इट इज मोर ऑफ लाइक इस प्रोटोकॉल के तहत हम सबको बता रहे हैं कि आपको ना ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इससे हमने गाइडलाइंस टाइप की निकाल दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी देखते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक इन जून 2008। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटीज, इंडिजिनस पीपल सब लोग आकर के डिफॉरेस्टेशन पे फोकस कर रहे हैं। मतलब कि हम डिफॉरेस्टेशन करें कम, सो दैट हमारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा ना हो, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा ना हो, और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज ना आए। ठीक है, तो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप में फॉरेस्ट नाम ही है, तो क्या बोल रहा है, पेड़ों को मत काटो। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। कुछ याद नहीं करना है, बस इतना समझ लो वर्ल्ड बैंक ने निकाला था ये। ठीक है, ज़्यादातर जो अच्छे फंड होते हैं ना एनवायरमेंट के, वो वर्ल्ड बैंक निकालता है। इतना नहीं रखना, ये उस टाइम के करंट अफेयर में था। अभी जो करंट अफेयर में उस पर अच्छे से फोकस करना, राइट।
फिर आता है कार्डजीना प्रोटोकॉल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन टेलिंग यू, एज इट इज यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें से, ठीक है। यूपीएससी में भी रिपीट होता है, यूपीपीसीएस में बहुत रिपीट होता है। वो क्या करता है, प्रोटोकॉल का नाम देंगे, डैश करके आपसे पूछ लेंगे आगे किस चीज़ के लिए, देन हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, या फिर बोलेंगे मैच द कॉलम में सही सही मैच करो। तो कार्डजीना प्रोटोकॉल हम देख चुके हैं, ठीक है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर वी हैव जस्ट सीन दैट। अब आता है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल भी समवट सीबीडी का ही है, मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए ही है। दी ओनली थिंग इज यहाँ पे हम फोकस करते हैं फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिकल रिसोर्सेज एंड बेनिफिट फ्रॉम देम, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर कोई भी जेनेटिक रिसोर्स है, जैसे हमने ट्राइबल वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कि कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे पास, तो हम उसका बेनिफिट सबको प्रोवाइड करें, ये नहीं कि एक ही इंसान को मिले, है ना। उसके अलावा एक और चीज़ क्या है, हमने मान लो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना दिए, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है, जो सीड्स है, वो कौन अफोर्ड कर सकता है, केवल रिच फार्मर्स ही यूज़ कर सकते हैं, उसको जो पुअर फार्मर ने खरीद ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बेसिकली हर इंसान को इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए, दैट इज व्हाट नगोया प्रोटोकॉल। सिंपल, आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस यूरोपियन यूनियन ने डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर बनाया था, सो दैट अगेन हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट खड़े हो सके। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, यूरोपियन यूनियन एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। आई नो थोड़ा रेटिफिकेशन है, बट इसको बार बार पढ़ोगे ना, याद हो जाएगा। और देखो सीधी सी बात है, करना ही पड़ेगा याद, एट द एंड एग्जाम क्लियर करना तो करना पड़ेगा, राइट। तो डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी पे हम आते हैं। तो डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी क्या है, बेसिकली डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट साथ में आए थे, और उन्होंने ना अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना शुरू किया, सो दैट वो कार्बन के बारे में समझ सके कि भाई कार्बन की कहानी क्या है, किस तरह से कार्बन को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने 4 चीज़ों पे फोकस किया था। एक्सट्रीम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो बेसिकली जो कार्बन की फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर है उस पर फोकस करेंगे, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, किस तरह से इसके क्या फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर्स हैं, किस तरह से वैसे कम कर सकते हैं, सो ऑन। देन रिजर्वोयर एंड फ्लक्सेस, मतलब कहाँ हमें कार्बन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ना। फिर डीप एनर्जी, ठीक है, इसमें क्या है, हम ऑर्गेनिक स्पीशीज एंड उसके जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या स्टोरी है, हालांकि आया कहाँ से, अर्थ के कितने पार्ट में मिलता है, कब से मिल रहा है, एंड सो ऑन। देन डीप लाइफ, इसमें हम बेसिकली पुराने टाइम से लेकर के अब तक जो भी हमारा बायोलॉजी का, बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो फोकस है, जो इफेक्ट है ऑन कार्बन, उसको हम रीड आउट करेंगे। तो इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है। 4 चीज़ें क्या है, फिजिकल एंड केमिस्ट्री, ठीक है, फिर रिजर्वोयर एंड फ्लक्स, डीप एनर्जी, डीप लाइफ, दैट्स इट। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्शन प्लान फॉर इंडिया इन द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया ने क्या किया, हम उस पर फोकस करते हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, इंडिया ने निकाला था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें काफ़ी सारे ना अलग अलग मिशन हमने इसमें सब पार्ट्स रखे हैं। मतलब हमारा एक मिशन है जिसमें हम चाहते हैं, हमारा नेशनल एक्शन प्लान है जिसमें हम क्लाइमेट चेंज को फोकस करना चाहते हैं। इसके अंदर हमने 8 मिशन निकाले हैं अलग अलग। कैसे, नेशनल मिशन फॉर नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, देन ग्रीन इंडिया, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये 8 आपको याद होनी चाहिए, ये 8 के 8 हमारे नेशनल एक्शन प्लान के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें एक और हमने क्या चीज़ बनाई है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC नाम रखा है इसका, ठीक है। ये जो NAPCC नाम रखा है इसका, इसके अंदर हमने 8 चीज़ों को रखा है, 8 सब पॉइंट्स को रखा है। अब यूपीपीसीएस क्या करेगा, आपको कोई अलग सा प्लान दे देगा, जैसे इसमें ना गंगा एक्शन प्लान दे दिया, फिर पूछेगा क्या ये इसका पार्ट है कि नहीं है, इस तरह से आपसे पूछेगा, समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन। सी, अब आता है हमारे कंसेप्ट आता है इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जो गरीब देश हैं वो नहीं कर सकते कम्पीट विद यूरोप या फिर USA या फिर कनाडा। क्यों नहीं कर सकते भाई, ना तो हमारे पास इतना पैसा है ना, ऊपर से हमारे पास एक कॉलोनियल हिस्ट्री है, मतलब हमारे पास पैसा तो खूब था, बट ब्रिटेन हमारा सारा पैसा चुरा के ले गया, भाग गया हमारे यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास, हमको बेसिकली नॉर्मल लेवल पे, अंडर डेवलप से नॉर्मल लेवल पे आने में भी, हमें एवरेज इनकम पे आने में भी बहुत टाइम लगा है। हाउ कैन यू इमेजिन कि कंट्री लाइक अस कैन अदर टू ग्रीन एनर्जी, या फिर हम इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को अदर कर सकते हैं, किस तरह से, हम सोच ही नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे यूरोप एंड US एंड कनाडा और इंडिया में बहुत डिफरेंस है। अब मान लो और कोई गरीब देश है, पाकिस्तान है या फिर अफ्रीका के कोई देश है, क्या वो इंडिया के लेवल का क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बना सकते हैं? नहीं बना सकते, उनके पास तो हमारे जितने भी पैसे नहीं है कि नहीं। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हर कंट्री अपने हिसाब से क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करे। USA के पास पैसा है तो आप ज़्यादा पैसा लगाओ, ठीक है, आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगाओ। अगर इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग लगाए, जो गरीब देश है वो अपने अकॉर्डिंग लगाए। बट हमारा एम क्या होना चाहिए, हम सब अपना बेस्ट ट्राई करें क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। तो इंडिया ने अपना क्या निकाला था, इसको बोलते हैं इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब आप अपने नेशन की हालत के अकॉर्डिंग अपने गोल सेटअप करो, ठीक है। हालांकि अपडेटेड हो चुके हैं, तो दिस इज योर होमवर्क
टू फाइंड आउट कि अपडेटेड कौन सा है। हम इसमें रीड करते हैं, देखो पहले हमारे ये है कि रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 33 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। आई नो बहुत मुश्किल लग रहा है, इसको समझो। जो हमारे 2005 में जो लेवल थे ना, है ना, उसके एमिशन के कंपैरिजन में हमें 30 to 35% रिड्यूस करने हैं। क्या हमारे एमिशन हमें 30 to 35% रिड्यूस करना है। कौन सा लेवल के कंपैरिजन में? 2005 के लेवल के कंपैरिजन में। कब तक? 2030 तक। सिंपल, समझ गए। नाउ एक और चीज़, दिस इज इंपॉर्टेंट, 40% ऑफ नॉन फॉसिल बेस्ड पावर कैपेसिटी बाय 2030। मतलब जो हमारी एनर्जी है ना, ठीक है, जो हमारी पावर कैपेसिटी है वो फॉसिल फ्यूल्स पे ना हो, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन पे बेस्ड ना हो, ठीक है। एटलीस्ट जो हमारी 40% है वो किसी और चीज़ पे हो। कब तक हमें करना है? 2030 तक। एंड द बेस्ट थिंग इज हमने 2021 में ये चीज़ को अचीव कर लिया था। सिंपल, आगे बढ़ता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूटिलाइज इन योर मेंस। आगे चलता है। देन क्लाइमेट अडॉप्शन एंड पाथ फॉर क्लीन एंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या फोकस कर रहे हैं कि हम क्लीन एनर्जी पे फोकस करें सो दैट हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। देन create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide through additional forest and tree cover by 2030। हम क्या चाहते हैं? 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कार्बन सिंक को, कार्बन सिंक मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में है वो किसी न किसी तरह से हमारे कार्बन सिंक का मतलब है बायोटिक कंपोनेंट में चेंज हो जाए। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको चेंज करके क्यों ना हम एक प्लांट बना लें, एक ट्री बना लें, है ना। तो अगर हमने एक ट्री का छोटा सा प्लांट लगाया, वो एक दिन बहुत बड़ा ट्री हो जाएगा। वो बड़ा ट्री कैसे हुआ? उसने जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट CO2 है उसको यूटिलाइज करके अपनी ब्रांचेस, ट्रीज बनाया, इतना बड़ा बायोमास क्रिएट किया, है कि नहीं। तो इसको हम बोलते हैं कार्बन सिंकिंग, कि जो फ्री अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में अर्थ के अंदर वापस चली जाए, गैसियस फॉर्म में ना रहे बेसिकली। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? ट्री कवर बढ़ा के, ज़्यादा पेड़ उगा के। सिंपल। अब दिस इज योर होमवर्क कि हमें एक तो आपको निकालना अपने INDC जो हमारे अपडेटेड है वो क्या है। दूसरा हमने पंचामृत निकाला था। पंचामृत मतलब हमने 5 गोल्स निकाले थे टू बी नेट जीरो व्हेन इट कम्स टू कार्बन बाय 2070। तो ये आपको सारे गोल्स आपको पता होने चाहिए 5 कौन से, आपके मेंस में बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गो एंड जस्ट रीड दिस टॉपिक, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो आप समझ गए कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आगे चलता है। There are 32 global atmosphere observing stations. Global atmospheric observation station was established in Algeria, Brazil, Kenya, but in India it is yet to be established. ठीक है, अब इस्टेब्लिश होना रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्टेट क्लाइमेट चेंज सेंटर बनाया था झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। इसका काम क्या है? इन्फॉर्मेशन बताए क्लाइमेट चेंज के बारे में, कोई मेकिंग अ नेटवर्क ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो बाकी साइंटिस्ट हैं, बाकी NGOs हैं, उनके साथ मिलके हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें। हेल्प गवर्नमेंट ऑफिशियल टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। हम पब्लिक अवेयरनेस लेकर के आए, हम लोगों को बताएं कि आप ना ग्रीन एनर्जी को यूटिलाइज करो, है ना। आप पेड़ मत काटो, आप कोल को यूटिलाइज मत करो, आप ग्रीन एनर्जी को यूटिलाइज करो, इलेक्ट्रिसिटी सेव करो। सिंपल। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि पुराना है, करंट अफेयर में नहीं है ये। बट अगेन इसको इतना ध्यान से नहीं पढ़ना है जितना मैं बता रही हूँ, स्टार मार्क करवा रही हूँ, उसको बहुत अच्छे से करना, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है? O3 हमने पढ़ा था, इसको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। स्ट्रेटोस्फेयर एक हमारा लेयर होता है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, मतलब ये कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हालांकि दिख रही है इसको, बट देख के मत बताना, ठीक है। तो हमारे अर्थ में ना एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी गैस मिलती है O3, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन। ओजोन वैसे तो बहुत खतरनाक गैस है, अगर हमने गलती से इनहेल कर ली तो हमें आप बोलते इवन वी कैन इवन डाई। हमारे लंग्स खराब हो सकते हैं, हमें अस्थमा हो सकता है, हमारे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हम मर तक सकते हैं। बट स्ट्रेटोस्फेयर बहुत ऊपर है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन मिलती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? जो सनलाइट में से यूवी रेज आ रही है ना, हार्मफुल यूवी रेज को बाउंस बैक कर देती है, हार्मफुल यूवी रेज को अर्थ तक पहुंचने नहीं देती। स्टार मार्क, हार्मफुल यूवी रेज को अर्थ तक पहुंचने नहीं देती, ठीक है। अब दिक्कत क्या हो रही है? पोल्यूशन की वजह से ना इस ओजोन में होल्स हो रहा है। ओजोन की जैसी ओजोन की लेयर है ना, मानो इस ओजोन में होल हो रहा है। होल मतलब इसकी जो डेंसिटी है ना कम हो रही है। मान के चलो ओजोन इतना इसकी विड्थ है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको दिखेगा कि ओजोन की विड्थ बस इतनी सी है। यहाँ से ना फिर क्या होगा, जो हमारी यूवी रेज है वो अर्थ तक आ जाएगी, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन होल बोलते हैं। तो ओजोन होल क्यों हो रहा है? हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये कुछ गैसेज होती हैं जो हमारे रेफ्रिजरेटर AC में मिलती है। ये गैसेज की यूटिलाइजेशन की वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है ना वो डिप्लीट हो रही है। बेसिकली जो ओजोन की इतनी मोटी लेयर है, यहाँ पे छोटी सी है, उसकी डेंसिटी बच जाएगी और यहाँ पे हमारा जो यूवी रेज है वो पास हो जाएगी। अब दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत क्या है यूवी रेज में? अगर यूवी रेज अर्थ तक पहुंच गई तो प्लांट एंड एनिमल को हार्म करती, जला देती है ऑलमोस्ट।
और अगर आपके स्किन के ऊपर, जैसे मान लो आपकी स्किन है, ये दिस इज योर हैंड, इसके ऊपर अगर यूवी रेज आ गई ना तो यहाँ पे आपको स्किन कैंसर हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम सब लोगों ने मिलकर बात करी है, प्लीज वी नीड टू प्रोटेक्ट हमारी ओजोन लेयर, हम सबको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूटिलाइज करना बंद करना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज ऑल द स्टोरी ऑफ ओजोन, ठीक है। तो ओजोन क्या है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, O3 मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम है। हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो कौन सी होती है, डाई एटम मतलब O2, ठीक है। तो लोअर लेवल पे जो हमारे मिलती है दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, बट जो हायर लेवल पे होती है हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर में दैट इज 50 to 30 किलोमीटर हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है, समझिए। 10% ऑफ ओजोन लेयर इज फॉर्म इन ट्रोपोपॉज एंड 90% इन स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। तो मेजॉरिटी हमें कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, और अभी जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है उसमें 10% मिलती है। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर अस, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो लोएस्ट रीजन जो है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ये मैं नहीं पढ़ाने वाली, मैंने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से उसको कवर किया है, प्लीज जाके वो वीडियोस वगैरह देख लो, राइट। अब आगे चलता है। सी दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमारे यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में आ सकता है, एंड दिस वाज आल्सो पीवाईक्यू ऑफ 2023, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, तो प्लीज याद रखना। थिकनेस जो होती है ना ओजोन लेयर की, वो हमारे स्प्रिंग टाइम पे तो होती है हाईएस्ट, और लोएस्ट कब होती है, रेनी सीजन में, याद रखना स्टार मार्क, राइट। तो लोएस्ट कब होती है हमारी, रेनी सीजन पे, एंड हाईएस्ट कब होती है हमारे स्प्रिंग सीजन पे। अब जो ओजोन की थिकनेस है ना उसको हम कैसे नापते हैं, डॉप्सन यूनिट से। जैसे बोलता है ना ये चीज़ इतनी मीटर है, ये इतना ग्राम है, इतना सेंटीमीटर है, उस तरह से ओजोन लेयर को कैसे नापेंगे हम, डॉप्सन यूनिट से, ठीक है। एज इट इज पीवाईक्यू है, नो नीड टू वरी, याद हो जाएगा, डॉप्सन डॉप्सन ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, इतनी कहानियों में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये डायग्राम बिल्कुल रेफर नहीं करना, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या, क्लोरो क्या है, क्लोरो मतलब क्लोरीन, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द गैसेस व्हिच इज रिलीज ड्यू टू यूजेज ऑफ रेफ्रिजरेटर और एसी। तो जो एसी रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये पहुंच गई एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच गई है, राइट। अब यूवी रेज की प्रेजेंस में, मतलब जो सनलाइट आ रही है उसके प्रेजेंस में क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरो है ना, क्लोरीन है ना, वो अलग हो जाएगा, तो ये बन Cl नेगेटिव, ऐसे क्लोरीन अलग हो जाएगा बिल्कुल। अब क्या हुआ, क्लोरीन ना बहुत ही रिएक्टिव है, उसको ना कुछ चाहिए जिसके साथ वो बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो ओजोन क्या है, O3 है ना, ओजोन क्या है, O3। अब Cl क्या करेगा, जाके ओजोन के पास बोलेगा कि प्लीज एक ऑक्सीजन मुझे दे दो, ठीक है। और क्या बना लेगा, ClO बना लेगा, राइट। और क्या बना लेगा, और O3 में से एक O चला गया Cl के पास, तो क्या बचा, O2 बचा। अब एक बात बताओ, क्या O2 जो ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं, क्या वो हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचा सकता है, नहीं बचा सकता, राइट। तो हमारे क्या हुआ, जो O3 था ना, जो हमें इतना बचा के रख रहा था, उसको किसने तोड़ दिया, Cl ने, राइट। मतलब बाहर वाले आके हमारे रिश्ता तोड़ गए, तो O3 को किसने तोड़ दिया, Cl ने। Cl बहुत मक्कार है। अब क्या हुआ, ये वापस जैसे ClO बना लिया, तो ये नहीं ClO बना के शांत हो जाए, वापस थोड़ी देर में Cl बन जाएगा, इस वाले O को छोड़ देगा, वापस Cl बन जाएगा, फिर दूसरे O3 के पास जाएगा कि यार प्लीज एक ऑक्सीजन दे दे, फिर ये ऑक्सीजन दे देगा इसको एक, तो क्या बन जाएगा, ClO बन जाएगा। अब ये O3 जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा था ये टूट गया, O3 O2 बन गया, फिर ये CO2 Cl O क्या होगा, ClO, इसमें अगेन मक्कारी करेगा, वापस Cl हमारा टूट जाएगा, फिर वापस जाएगा किसी और O3 के पास। तो इसमें आप एक चीज़ समझो, जो हमारा Cl है ना वो रुक नहीं रहा है, पहले एक O3 को तोड़ता है, फिर दूसरे O3 को तोड़ता है, फिर उसके बाद दूसरे O3 को तोड़ता है, रुकता ही नहीं है ना। और इसकी वजह से हमारे जो ओजोन लेयर है वो पूरा, आप अल्टीमेटली देखोगे सारे के सारे O3 टूट के O2 बन चुके हैं, जो किसी काम के ही नहीं है। O2 क्या करेगा, ना तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, इतने आसमान में तो ऊपर है, ना हमारी ओजोन लेयर को बचा रहे हैं, सॉरी ना हमारी यूवी रेस को आने से रोक रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे मान के चलो ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी रिलीज हुई, और यहाँ पे एक होल हो जाएगा, यहाँ से सनलाइट अंदर आ जाएंगी, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, अगेन कैंसर फैलने लग जाएगा, प्लांट्स एनिमल्स मरने लग जाएंगे। दिस इज ओजोन डिप्लीशन। इतने बड़े भयंकर डायग्राम को देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल। तो इसमें देखते हैं ओजोन लेयर की अगर हम बात करें, तो ओजोन लेयर किसमें टूट जाती है, ऑक्सीजन में टूट जाती है, किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से, याद रखना, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है, एंड कलरलेस एंड ऑर्डरलेस है, मतलब ना तो टॉक्सिक है, ना ये जलता है, फ्लेमेबल भी नहीं है, कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, और उसका ऑर्डरलेस है मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं है, सिंपल। क्यों बता रहे हो ये, क्योंकि आपसे प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी ना। द गैस फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर इज सोल्ड एज मैफ्रॉन, तो मैफ्रॉन नाम से हम इनको बेचते हैं। अमोनिया क्या है, अमोनिया कूलेंट की तरह यूटिलाइज होता है बिग प्लांट्स में,
बेसिकली देयर आर सेवरल प्लांट्स अंदर, प्लांट्स का मतलब पेड़ पौधे नहीं, इंडस्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उन मशीन में ना इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा, अब बनी तो मेटल्स की है ना, अब वो काम कर रही है पूरे टाइम, तो उसमें हीट जनरेट होती है, तो हीट बहुत एक्सेस ना हो, मशीन उससे खराब ना हो जाए, आग ना लग जाए, तो वो कूलेंट को यूटिलाइज करता है। तो अमोनिया क्या है, हमारा एक टाइप ऑफ कूलेंट है, याद रखना, ठीक है। अब जो गैसेस ओजोन लेयर डिप्लीशन कर रही है कौन कौन सी, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, वेट, ठीक है, CFCs हेलन, मतलब सॉरी हेलोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ट्राइक्लोरो इथाइल, राइट। आगे चलते हैं, ओजोन लेयर जो है ना वो मैक्सिमम कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, पोल्स पे मिलेगी सबसे ज़्यादा, याद रखना हमेशा। क्यों मिलेगी, ओजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट अ वेरी स्लो पेस, बहुत धीरे 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 ओजोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वहीं पे ना हमारा ओजोन का जो इफेक्ट है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पोल्स पे देखोगे, दैट इज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ठीक है। ये एक ऐसा फिनोमेना होता है कि ऐसे टाइप के क्लाउड्स होते हैं जो केवल और केवल पोल्स पे मिलते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो नाइट्रिक एसिड की वजह से जो क्लोरीन होता है ना वो वापस अपनी बदतमीजी करने लग जाता है। बेसिकली क्या हुआ, क्लोरीन ना बहुत टाइम बाद क्लोरीन शांत हो जाता है। मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं कि फॉर एवर क्लोरीन चलता रहेगा, कुछ टाइम बाद, लेट्स इमेजिन फ्यू मंथ्स के बाद क्लोरीन शांत हो जाएगा अपने आप, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, वो वापस ना क्लोरीन को खुला छोड़ देता है, बोला ठीक है आओ अपनी बदतमीजी करो जितनी बदतमीजी करनी है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, अगेन ओजोन डिप्लीशन करने लग जाएगा। तो एक बात याद रखना, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की वजह से ओजोन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, समझ गए, सिंपल। आगे चलते हैं। अब अगर हमने गलती से ओजोन लेयर को इनहेल कर लिया तो क्या होगा, कफिंग, मतलब खांसी आएगी, चेस्ट में पेन होगा, डैमेज हो जाएंगे लंग्स, डेथ भी हो सकती है एक्सट्रीम केसेस में, सिंपल। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे, एक तो वियना कन्वेंशन है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, स्टार मार्क करो। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अलग था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलॉन्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज करने के लिए मना कर रहे हैं कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सो दैट हमारा ओजोन लेयर प्रोटेक्ट हो सके, सिंपल। वियना कन्वेंशन में भी सेम, कन्वेंशन में भी ये बात हो रही है। देखो कन्वेंशन और प्रोटोकॉल था लिटिल डिफरेंट। कन्वेंशन में बेसिकली हम सब लोग आते हैं, मिलकर गोल सेट करते हैं, ठीक है। और प्रोटोकॉल से लाइक हम लोग डिसाइड करते हैं कि ओके दिस इज आवर गोल, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो। प्रोटोकॉल्स मतलब दिस आर द रूल्स, दिस आर द रेगुलेशंस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन में बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि भाई फेज आउट मैनर में, मतलब धीरे 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 जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है हम उसको यूटिलाइज करना बंद कर देंगे, सिंपल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने क्या बोला कि हम इन चीज़ों को यूटिलाइज करना बंद कर रहे हैं, हम सबको उसको यूटिलाइज करना बंद करना है। तो प्रोटोकॉल इज अ लिटिल डिफरेंट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा कब साइन हुआ था, 16 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों 16 सितंबर को हम ओजोन डे बनाते हैं। अगेन अ PYQ ऑफ UPPCS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन पूछ लेगा। जैसे मैंने बताया वेटलैंड वाला हो गया, अर्थ डे वाला हो गया, ओजोन डे हो गया, ये बहुत रिपीट होता है, हर साल ऑलमोस्ट रिपीट होते हुए आपको दिखेंगे, राइट। तो ओजोन वाला हमारे क्या 16 सितंबर को हमारा इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर है, सिंपल। अब इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, देखो जब भी ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो क्या होगा, यूवी रेज आएंगी, है कि नहीं। अब जहाँ यूवी रेज आएंगी ना, और जैसे ही आपकी स्किन पे यूवी रेज पड़ी, तो यूवी रेज का क्या करती है वो ना, जो DNA हमारा उसको म्यूटेट कर लेती है। अब DNA में भी क्या, देखो ये हमारे जीन्स है ना, ये हमारे जीन्स ऐसे करके होता है। इसमें क्या होगा ना, DNA को म्यूटेट कर देंगे। म्यूटेट मतलब हमारे DNA का जो कोड है ना वो चेंज हो जाएगा, और इससे डायरेक्ट हमें कैंसर हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इसके कुछ कुछ इफेक्ट है, ये नहीं आने वाले एग्जाम है, बट मेल्स में यू कैन यूटिलाइज इट, ठीक है। तो जैसे जेनेटिक डिफेक्ट हो जाएगा तो जीन्स वो चेंज हो गए, जेनेटिकल म्यूटेशन सेम चीज़ है, जीन्स हमारे चेंज हो गए। हिंड्रेंस इन ग्रोथ ऑफ प्लांट हमारे ग्रो नहीं कर पाएंगे, स्किन कैंसर हो जाएगा, कैटरेक्ट मतलब आंखों में दिक्कत हो जाएगी, सनबर्न, स्किन जल जाएगी, वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, एंड हार्मफुल टू लीव्स। नाउ फाइनली लेट अस अंडरस्टैंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ UVB रेडिएशन, ठीक है। तो यूवी जो रेडिएशन है वो 3 टाइप की है, A, B एंड C, ठीक है। इसमें जो C टाइप की UV रेडिएशन है वो बिल्कुल भी अर्थ के अंदर आ नहीं पाती, ओजोन एंड ऑक्सीजन की वजह से वो ब्लॉक हो जाती है अच्छी तरह से, ठीक है। ऑक्सीजन एंड ओजोन की वजह से C वाली आ ही नहीं पाते। A एंड B आ जाती है अर्थ के अंदर, उसमें A अच्छे से आ जाती है, B का बहुत ही माइन्यूट, मतलब बिल्कुल 0.5 का मान के चलो, उतना कम आ पाता है। बट क्या होता है जब भी ओजोन डिप्लीशन होता है ना, तो B जो UVB रेडिएशन है ना वो भी अर्थ के अंदर आ जाती है, एंड यही रेडिएशन है जो क्या कॉज करती है, सनबर्न एंड स्किन कैंसर, ठीक है। अब ओजोन पॉइजनिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओजोन बेसिकली हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, जब हम इसको इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स, हमारे जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उन सब पे काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे DNA है उसको कौन म्यूटेट करता है, UV रेडिएशन, ये आप याद रखना। आगे चलता है। सी अभी एक टेबल है, इस टेबल में बता रखा है कि कौन कौन सी कंट्री के पास कितना परसेंटेज ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट है, मतलब अगर 100 फॉरेस्ट यहाँ पे है तो उस 100 में से ग्लोबली कितना फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है।
तो फर्स्ट 5 आपको याद रखना है क्रोनोलॉजी वाइज, रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूएस एंड चाइना, ये तो 5 याद रख लेना। इंडिया का क्या रैंक है, 10th है, ये भी याद रखना। ठीक, अब आते हैं IUCN पे। हमने IUCN ऑलरेडी देख रखा है, इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बेसिकली ये क्या करता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो भी स्पीशीज़ है उनका स्टेटस बताता है कि ये कितना वनरेबल है, क्या ये एक्सटिंक्ट होने वाला है, क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या ये नियर थ्रेटेंड है। इस तरह से अपनी क्लासिफिकेशन वो देता है। ठीक है, किस में देता है, रेड लिस्ट वाले क्लासिफिकेशन में देता है। अब यहाँ पे जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है वो हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अब हमने जो PYQs में जो भी आ चुका है ना उसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सो दैट देखो अगेन रिपीट होता है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन उठा के देखो, डोंट बिलीव मी, PYQs खुद देखो, यू विल सी कि डायरेक्ट चीज़ें रिपीट हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो दे रखी हैं इनको हम एटलीस्ट अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट कौन सा है, इंडेंजर्ड, कौन सा है, इंडेंजर्ड, राइट। देन कम्स घड़ियाल। घड़ियाल हमारे क्या है, ये कहाँ पे मिलता है, गंगा रिवर में मिलता है, इंडिया एंड नेपाल में भी बनता है। मान लो इसमें लिखा हो कि जो घड़ियाल है वो हमारे केवल इंडिया में मिलता है, नेपाल में नहीं मिलता, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, सिंपल। और गंगा रिवर में भी हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेशली चंबल रिवर जो है ना, चंबल रिवर सुना ही होगा, चंबल डाकुओं का, वहाँ हमें देखने को मिलता है, राइट। अब इसका IUCN स्टेटस क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, घड़ियाल। अब फिर आता है खराई कैमल्स, अगेन PYQ की थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खराई कैमल्स होता है ना, बेसिकली ये खारे पानी में स्विम कर सकते हैं, दे कैन स्विम अप टू 3 किलोमीटर्स, तो ये स्विम कर सकते हैं। क्योंकि ये ना बेसिकली मैंग्रोव में जो भी प्रोडक्ट होता है उसको खाते हैं। ठीक है, तो और जो हम बताएं जैसे खराई कैमल्स हो गया, लेदर बैक टर्टल, रेनडियर, ये सब हमारे क्या इंडेंजर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है वेल शार्क। वेल शार्क कहाँ कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीका में मिलता है। बट अब देखो वेल शार्क है, पूरा ओशन उसका घर है, तो तैर तैर के कभी कभी गुजरात के कोस्ट पे भी हमको देखने को मिल जाता है, सिंपल। देन कम स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी यूजुअली ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन पे मिलते हैं, राइट। अब देखो स्पाइडर्स खुद सोचो ना, स्पाइडर्स सुन के, मंकी सुन के क्या लग रहा है, यहाँ ट्रॉपिकल एरिया होगा समवॉट, राइट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न अमेरिका में हमको देखने को मिलता है, समझ गए। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज पग मार्क टेक्नोलॉजी। पग मार्क का मतलब क्या होता है, पैर के निशान होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पग मार्क। तो हम किसी भी पग मार्क को देख करके ना बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी स्पीशीज है, प्लस ये कौन सा एनिमल है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हुआ, जैसे मान के चलो एक जंगल है, इस जंगल के अंदर 10 टाइगर्स हैं। ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता ना जंगल के अंदर 10 टाइगर्स हैं, मुझे यहाँ पे करनी है सेंसस। तो सेंसस तो ऐसा तो है नहीं कि टाइगर के पास जाओगे पूछोगे भैया आपके घर में कितने लोग हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला, राइट। आप क्या करोगे, उनके पास तो जाने का खैर सवाल ही नहीं उठता। व्हाट यू कैन डू इज, जो 10 अलग अलग टाइगर है उनकी एज अलग होगी, उनका उनका ऑब्वियसली पग जो मार्क होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, जो लोकेशन होगी उनकी थोड़ी डिफरेंट होगी, कोई टाइगर यहाँ रह रहा होगा, कोई टाइगर यहाँ रह रहा होगा। तो आप क्या करोगे, उनके जो पग मार्क है, उनके पैरों के जो मार्क है ना, उसको देख करके बताओगे कि हाँ ये जिंदा है, इसकी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। मान लो आपको 5 निशान मिले, तो यू विल बी लाइक हाँ चलो ये 5 अलग अलग पैरों के निशान है, मतलब ये 5 अलग अलग टाइगर्स हैं। इस तरह से आप सेंसस करोगे उनके, समझ गए। आगे चलता है, अब इनके कुछ एनिमल और साइंटिफिक नेम है, आई वुड नॉट सजेस्ट इसको रटना पड़ेगा, बट जस्ट रीड कर लेना ऊपर ऊपर से, रटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि याद होने भी नहीं वाला, कितना ही आप मेहनत कर लो आपको याद नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को इतना डेप्थ में मत जाओ। आगे चलते हैं, फिर आता है इंडियन एफर्ट्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब एक बात बहुत ध्यान से याद रखना, इंडिया जो है ना जोग्राफिकल एरिया में देखा जाए अगर वर्ल्ड का, तो केवल 2.4% है। कितना है, केवल 2.4% लैंड है पूरी दुनिया का। बट बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में इट इज 8%। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका 4% माने चलो, ऑलमोस्ट 4%, है ना, मतलब 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें कहने का क्या मतलब है, इतना छोटा सा एरिया बट इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को कैरी करके रखा है। इसका रीज़न क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं वाई सो, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल एरिया में आता है, वहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ डेजर्ट मिलेगा आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा, माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेटोज मिलेगा, लेक मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि हमारे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब एज पर फाउना डाइवर्सिटी इन इंडिया, कौन सी बुक है, किसने लिखी है, ये लिखी है GRB एल्फ्रेड ने, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इंडिया में 7.28% ऑफ द वर्ल्ड की नोन एनिमल स्पीशीज है, किसकी एनिमल स्पीशीज है, वो इंडिया में मिलती है, सिंपल। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमने जो इलीगल हंटिंग है उसको बंद कर रखा है, बैन कर रखा है। ठीक है, और हमने ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को भी बैन कर रखा है। बेसिकली इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, या फिर उनको मार के, जैसे क्या होता है कि राइनो से क्या करते हैं, राइनो और एलिफेंट को मार के उनके जो सींग होते हैं, जो उनके दांत होते हैं एलिफेंट के, उसको काट के बेचते हैं, है ना। ये सब चीज़ हमने बैन कर रखी है। पहले इसमें 6 शेड्यूल्स थे, अब इसमें 4 शेड्यूल्स हैं, याद रखना, अब 4 शेड्यूल हो गए, पहले 6 थे, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसमें दे रखा है कि शेड्यूल 1 के तहत इन्होंने स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइज एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तहत के अकॉर्डिंग इन्होंने स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइज को भी प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और समझना, घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस एंड वाइल्ड बफलो को भी इन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब
जब भी हमने किसी एनिमल को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्ट करके रखा है, इसका मतलब क्या है, इसको कोई हंट नहीं कर सकता। सिंपल, इसको कोई क्या बोलते हैं, हंट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट मान लो देयर आर सम कंडीशंस कि मान लो ये जो एनिमल है उसने आसपास के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उस पर हार्म करना शुरू कर दिया है, उनको मारना शुरू कर दिया है, या फिर किसी साइंटिफिक कोई बीमारी फैल गई है उनके अंदर, वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर हमें उनको मारना पड़ रहा है तो इट इज़ डिफरेंट। बट आप और मेरे जैसे लोग बिल्कुल भी इन एनिमल्स को टच भी नहीं कर सकते। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। देन कम्स नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज किसके तहत है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत है। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। समझ गए, इंपॉर्टेंट चीज, इसका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी कुछ आप ये बोल सकते हो रीजनल ऑफिस भी हैं। ठीक है, तो कहाँ पे है, शिमला, जोधपुर, वेट, शिमला, जोधपुर, कटक, भोवाटी, शिलोंग, अकोला, त्रिशूर, हैदराबाद, रांची एंड श्रीनगर। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके जो भी रीजनल ऑफिस है। ठीक, आगे चलते हैं। देन कम्स एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आपको क्या लगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड किसके एक्ट में, ये होगा हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के तहत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है हमारा, इट इज अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क करो, यहाँ पक्का कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ देखो, जब भी किसी चीज में कंफ्यूजन होना होता है ना, तो क्या क्या करो, यहाँ पे ना इसके ब्रैकेट में लिख लो, ऐसे क्रॉस लगा लो, 2 क्रॉस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और 2 क्रॉस और लगा लो। मैं ऐसे करती थी तो क्या होता था कि मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लो मेरे दिमाग में अगर कल को बात आई भी ना कि यार शायद इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो सकता है, तो वो नहीं होगा, मैंने क्रॉस लगा दिया ना उसमें, तो मैं वहीं के वहीं रिवाइज कर लूंगी ये चीज़। तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में क्रॉस लगा देना। नाउ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एज इट इज उठा के आपसे पूछ लेंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देन कम्स नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को चेयर कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये आपसे क्या पूछेंगे कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्टर है वो करते हैं, नहीं, प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, यूपी पीसीएस और बाकी पीसीएस एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है, उत्तराखंड में भी आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, देहरादून में, उत्तराखंड। अब इसको कैसे याद करें, देखो उत्तराखंड जो है ना, वहाँ पे खूब पेड़ पौधे हैं, अच्छे खासा उसमें जंगल है, तो डेफिनेटली फॉरेस्ट की बात करें तो उत्तराखंड दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, देहरादून एक ऐसी सिटी है जहाँ पे जो ना केवल कैपिटल है, वहाँ पे अच्छे खासे इंस्टीट्यूट भी हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो है, आर्मी का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या फिर आप बोल सकते हो बीटेक के इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, सब देहरादून में ही है ना। तो इस तरह से याद कर लेना कि फॉरेस्ट है, उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, देहरादून, तो देहरादून में। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। ठीक, फिर एक अवार्ड होता है राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। वो बेसिकली मिला जाता है इस फील्ड में कि जिस भी इंसान ने, जिस भी बॉडी ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया हो। सिंपल। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा रट्टाफिकेशन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन रिपीट होने के बहुत चांसेस, स्टार मार्क कर लो। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ हमारे मूवमेंट्स की। ठीक है, तो देयर आर फ्यू मूवमेंट्स दैट वी आर सपोज टू लर्न। जैसे हमारा चिपको मूवमेंट है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कुछ लीडर्स हैं, जैसे गौरा देवी है, चंदी प्रसाद भट्ट है। ठीक है, इसमें चिपको मूवमेंट में इन्होंने बेसिकली जो हिमालयस के जंगल उनको बचाया था। इन्होंने क्या किया था, जो प्लांट्स एंड ट्रीज उनको हक कर लिया था। इंदिरा गांधी के टाइम पे, मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, इंदिरा गांधी के टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि जंगलों को काटते हैं, बट इन लोगों ने जंगलों को नहीं कटने दिया। सिंपल। तो यहाँ पे कौन कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा भी है। ठीक है, फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अलावा कौन कौन थे, गौरा देवी एंड चंदी प्रसाद भट्ट। यूपीपीसीएस क्या करेगा, आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चिपको आंदोलन। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा, फिर आपको 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें से ये 3 होंगे, 4 ऑप्शन देगा और कोई चौथा अलग इंसान होगा, तो उसको आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। सी, एक है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। तो बिश्नोई का आप सबने सुना होगा, बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान की कम्युनिटी है। एनी कम्युनिटी जानी जाती है अपना फॉर देयर रिलेशनशिप विद वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही इको फ्रेंडली कम्युनिटी है और ये सब प्रोटेक्ट करके रखती है जंगलों को एंड एनिमल्स एंड सो ऑन को। तो इसमें क्या हुआ था, एक बार अगेन राजा ने ऑर्डर किया था कि जो भी पेड़ है उनको काट लो। तो जो अमृता देवी थी वो अलॉन्ग विद 3 डॉटर्स, उन्होंने क्या किया था, पेड़ से बिल्कुल हक कर लिया, बोला कि अगर आपको पेड़ों को काटना उससे पहले आपको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और जो किंग था उन्होंने उनको मार दिया, उनकी जो 3 डॉटर्स है उनको भी मार दिया था। एंड अल्टीमेटली बाद में रियलाइज हुआ कि नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। मतलब शी लेजिट गिव अप हर लाइफ, हर डॉटर्स गिव अप हर लाइफ फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये आपको अवार्ड याद होना चाहिए कि अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए है, ये राजस्थान गवर्नमेंट देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर कोन एंड कोरकू ट्राइब जो है, ये क्या करते हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लोग क्या करते हैं, इनका ना पूरे साल में 1 महीना होता है, 1 महीना का फेस्टिवल चलता है। उस फेस्टिवल में पूरे जंगल में फ्रूट बेयरिंग ट्रीज जो है ना, उसकी सैपलिंग को ग्रो करते हैं। मतलब जो ऐसे ट्रीज जिसपे फ्रूट उगते हैं उनको ग्रो करते हैं थ्रू आउट दी जंगल। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप इसको मेंस में यूटिलाइज कर सकते हो एज इट इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन एक टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ना एक न्यू एसोसिएशन लॉन्च करी गई थी, दैट इज SAVE सेफ। किसने लॉन्च करी थी? नेपाल एंड इंडिया ने मिलकर। केवल इतना सा याद करने को था, आगे बढ़ता है। अगर देखो ये करंट अफेयर वाली चीज़ थी, अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आने वाली है, तो इसको उतना याद नहीं करना है। जहाँ मैं स्टार मार्क वगैरह बनवा रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जितना भी हमने डिस्कस किया इस पर स्टार मार्क बनाओ, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है अच्छे से। फिर आता है अपना वन अपना धन, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने निकाला था, अगेन बहुत पुराना है, नॉट इन न्यूज राइट नाउ। सर्वे ऑफ इंडिया द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्वे ऑफ इंडिया द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना फॉरेस्टेशन के रिपोर्ट दे रखी है कि कौन से में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टेशन हो रखा है। ठीक है, जैसे जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, ये हमारा टॉप पर है। टॉप 5 याद कर लेना, जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना एंड मोजाम्बिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन ये इतना पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो भूटान गवर्नमेंट, अगेन आप ना इसको मेंस में यूटिलाइज कर सकते हो, इसलिए मैं बता रही हूँ, प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला, या फिर आ सकता है एक क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, विच ऑफ द कंट्री हैज मेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू मेंटेन फॉरेस्ट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो भूटान की जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने क्या किया, अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि कम से कम 60% ऑफ जो जोग्राफिकल एरिया है वो हमें प्रोटेक्ट करना है फॉर आर एनवायरमेंट, फॉर आर फॉरेस्ट। देखो भूटान की सबसे अच्छी बात बताओ, नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने टूरिज्म के तहत पैसों के लिए अपने पूरे के पूरे देश को ही बेच दिया। वहाँ पे लोग बाग आते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, नेपाल की बहुत बुरी हालत हो रखी है। भूटान ने बोला वी डोंट केयर अबाउट यू, आप बाहर रहो, हमें नहीं चाहिए आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे घूमो, हमें आपका पैसा भी नहीं चाहिए। वी आर द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भूटान, एज यू नो कि भूटान इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम लोग GDP नापते हैं, वो अपना अपना हैप्पीनेस इंडेक्स नापते हैं, है ना। तो ये कंट्री ने बोला बिल्कुल मत आओ, हमारे कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम अपने पेड़ों में अपने लाइफ में खुश हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस कंट्री में प्रेजेंटली 84% ऑफ जो लैंड है दैट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा देश है। आगे बढ़ते हैं, इसके ईज में यूटिलाइज कर सकते हो। नाउ टू प्रिवेंट डिजर्ट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994। क्या हुआ, हमने हमें हमें डेजर्टिफिकेशन को हटाना है। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। कोई भी एरिया है, वहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे पेड़ हैं, वहाँ पे बारिश होती है अच्छे खासी तरह से, वहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स रह रहे हैं। हमने क्या किया, उस पेड़ को काट दिया। अब क्या हुआ, वहाँ पे जो भी बारिश वारिश भी, क्लाइमेट चेंज हुआ, उसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश वगैरह आनी बंद हो गई, जो प्लांट एनिमल थे वो भी रहना सर्वाइव होना बंद हो गए। तो ये जो हरा भरा लैंड था, अब ये क्या हुआ, बंजर जमीन, इट लुक्स लाइक डेजर्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। तो बेसिकली कोई भी एरिया अगर बंजर जमीन बन जाती है, वहाँ पे पानी नहीं बचता, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं बचती, उसको क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या बना, नेशनल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज द ओनली लॉ बाइडिंग अग्रीमेंट। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, हमारे सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से। तो लैंड के ऊपर ओनली लॉ बाइंडिंग एग्रीमेंट कौन सा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन। आगे चलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो सिंबल है वो क्या है, जाइंट पांडा। तो इनका जो सिंबल है वो क्या है, पांडा। बस इतना याद रखना, साइंटिफिक नेम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इन इंडिया वाइल्ड लाइफ वीक कब बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क करो। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब बनता है, 5 जून। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब बनता है, March 21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और आते रहते हैं। हम टेलिंग, मैंने आपको आपसे अभी डेज डिस्कस करे थे ना, हमने वेटलैंड डे देखा था, हमने ओजोन डे देखा था, 2023-22 में आए थे ये दोनों क्वेश्चन। तो ये अब इस साल आ जाएंगे क्वेश्चन, राइट। तो इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क करो, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब है, 5 जून को है। फॉरेस्ट्री डे कब है, 21 मार्च को है। 3 मार्च को क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये करंट अफेयर वाली चीज़ थी तो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अब 21 और 24 नवंबर 2010 को क्या हुआ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और समझते हैं। देखो, एक बीमारी का नाम दिया गया है ट्रैपेंसोमेनियासिस डिजीज। अब ये नहीं आने वाला, करंट अफेयर में 2020 का क्वेश्चन है। बस ये याद रखना कि ये जो बीमारी है ना, ये लायंस से रिलेटेड है। इसकी वजह से लायंस की डेथ हो गई थी। कहाँ पे, इन नंदनाकन सेंचुरी ऑफ उड़ीसा। तो आपसे पूछिए ये सेंचुरी कहाँ है, यहाँ स्टार मार्क करो, ये सेंचुरी उड़ीसा में है। बस इतना याद होना चाहिए आपको। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह सेंचुरीज को देखेंगे, जो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे सर ने कवर करवा रखी है।
आई वुड सजेस्ट नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले इसको अपना रिवाइज कर लेना अच्छे से, सो दैट हम बहुत ईजिली इन चीज़ों को बस ऊपर ऊपर से देख के आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप अच्छे से रिवाइज करो, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले उनको रिवाइज करो, स्टार मार्क वाले पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करो। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।